हेलो गुड इवनिंग साथियों, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल साइंस संग्राम में। तो आज का ये जो शानदार क्लासेस है ना, बहुत ही झकास होने वाला है। बिकॉज आज की इस क्लास महामैराथन क्लास में हम लोग पूरे के पूरे हिंदी का जो काव्यखंड है ना, कड़बक से लेकर के गांव के घर तक का पूरा संपूर्ण ऑब्जेक्टिव एक ही वीडियो में करने वाले हैं। तो ये वीडियो अब तक के लिए सबसे ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है। बिकॉज क्योंकि आपकी तैयारी क्या हुई, कहाँ तक हुई, आप सब इसमें अच्छे से अपना एक्यूरेसी पता कर सकते हैं। और सबसे बड़ी पॉइंट ये है कि आप इसमें अच्छा सा रिवीजन कर सकते हो। इसलिए कहीं ना जाएं, अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि टोटल काव्यखंड इसमें आपको एक ही वीडियो में बड़ा ही गहराई से ऑब्जेक्टिव मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। आप सब फटाफट से जुड़ जाओ और लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहना। आप लगातार लाइव चैट में भैया आंसर देते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा होंगे, इसलिए आपको कहीं नहीं जाना है। अब एक हफ्ता का पूरा डोज आज एक ही क्लास में होने वाला है, इसलिए कहीं ना जाए, अंत तक इसे ज़रूर देखें। जितना हो सके शेयर भी कीजिएगा आप लोग। तो चलिए हम बस क्वेश्चन और विथ आंसर देते चलेंगे। बस थोड़ा सा समय 10 सेकंड का टाइम आपको दिया जाएगा। आप लाइव चैट में लगातार आंसर देते रहिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन साथियों, कड़बक कहाँ से लिया गया है? आखिरी कलाम, अखरावट, मधुमालती या पद्मावत? बताइए, कड़बक जो है वो कहाँ से लिया गया है, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा लिखा गया है। ये चीज़ हमें बताना है कि कड़बक आखिर कहाँ से लिया गया है। कड़बक जो है वो पद्मावत से लिया गया है। पद्मावत से ऑप्शन डी हो जाएगा। एकदम 100% करेक्ट यहाँ पे होगा सब कुछ, इसलिए ध्यान से एक्यूरेसी के साथ रहें। 1 का डी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग लगातार बने रहो लाइव चैट में, ठीक है ना। कड़बक के रचयिता कौन है? सूरदास, कबीरदास, जायसी या तुलसीदास? बताना है। कड़बक के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी। दूसरा का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलो अब से 10 सेकंड आपको देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कि जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? जायसी रचित जो पद्मावत लिखा गया है वो भाषा क्या है? किस भाषा में पद्मावत की रचना हुई है? अवधी भाषा, ब्रज भाषा, खड़ी बोली या मैथिली? फटाफट से साथियों जल्दी जल्दी बताओ। तीसरा का सही जवाब क्या होगा? अंत तक रहना है। ए, अवधी भाषा। वेरी गुड। पद्मावत की जो भाषा है वो अवधी भाषा है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? सगुण कृष्ण भक्ति परंपरा, सगुण राम भक्ति परंपरा, प्रेमाख्यानक राम काव्य परंपरा या संस्कृत काव्य परंपरा? फटाफट से साथियों क्वेश्चन नंबर 4 का देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं। ला 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 ला। हाँ, वेरी गुड। 4 का सी होगा साथियों, ध्यान रखना। प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा 4 का सी। फटाफट से आप सबको लाइव चैट में रहना और वीडियो को लाइक कर दो सबको प्लीज़। जायसी ने अपनी आँख की उपमा किससे की है? जायसी जी ने, मलिक मोहम्मद जायसी ने जो अपना नेत्र है, आँख है, उनकी उपमा दिए हैं। किससे उपमा की है वो? कमल से, कुमुद से, सरोवर से या दर्पण से? फटाफट से क्या होगा सही जवाब? 5 नंबर क्वेश्चन का तेजी से करेंगे। 5 का डी। वाह क्या बात है, दर्पण। ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी होगा। ध्यान रखिएगा, जायसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है? दर्पण से। ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं कि जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे? ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी या कृष्ण मार्गी या सगुण भक्ति शाखा? ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन एक बार दूसरे तरीका से मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। ला 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 ला। वेरी गुड। प्रेम मार्गी शाखा हो जाएगा। 6 का सही जवाब बी हो जाएगा। प्रेम मार्गी शाखा, जायसी जी प्रेम मार्गी शाखा से जुड़े हुए थे। 6 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी कृति जायसी की नहीं है? घबराना नहीं है। कौन सी कृति जायसी की नहीं है? कृति का मतलब होता है रचना। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम या मृगावती? जल्दी जल्दी साथियों फटाफट से। मृगावती, वेरी गुड। ये रचना उनकी नहीं है, बाकी के तीनों उन्हीं की है, बट मृगावती जो है वो जायसी जी की लेखनी नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, पद्मावत किन की रचना है? पद्मावत जो है वो किन की रचना है? मुल्ला दाऊद की, कुतुबन की, जायसी की या मुंडन की? चलो फटाफट से साथियों क्या होगा सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब बताएंगे फटाफट से। जायसी, वेरी गुड। सी हो जाएगा। 8 का ऑप्शन सी हो जाएगा। पद्मावत किनकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी जी की। 8 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी कवि थे कि
कौन से कवि वो कहे जाते थे? दुख के पीर के, कृष्ण प्रेम के, अष्टछाप के, या प्रेम की पीर के कवि कहे जाते थे? मलिक मोहम्मद जैसी को कौन सा कवि कहा जाता था? बताओ जल्दी से साथियों, फटाफट से लाइव चैट में कमेंट लगातार होना चाहिए। मलिक मोहम्मद जैसी प्रेम के पीर के कवि थे। 9 का ऑप्शन डी, 9 का ऑप्शन डी। नाम पे फोकस नहीं, सिर्फ स्टडी पे फोकस। मलिक मोहम्मद जैसी की कविता कौन सी है? पुत्र वियोग, कड़बक, उषा, हारजीत। मलिक मोहम्मद जैसी की जो कविता है वो कौन सी कविता है? पुत्र वियोग, कड़बक, उषा या हारजीत? क्या होगा? फटाफट से तेजी से बताएंगे सब कोई। कड़बक, वेरी गुड। 10 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 10 का ऑप्शन बी सही है। मलिक मोहम्मद जैसी की कविता जो है वो कड़बक है, कड़बक। 10 का ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करते हैं, जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं? बताएंगे कहाँ पे हुआ था इनका जन्म, किस प्रदेश में हुआ था, ये पूछा जा रहा है हमसे कि जायसी जी का जो जन्म था वो किस प्रदेश में हुआ, बताइए। उत्तर प्रदेश, वेरी गुड। 11 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए। जायसी जी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 12, ये सारा लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ा दिया गया, प्लेलिस्ट में वीडियो है, देख लीजिएगा। जायसी किस तरह के कवि थे? जायसी किस तरह के कवि थे? भक्त कवि, सूफी कवि, श्रृंगारिक कवि या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए बताइए, जायसी जो थे वो किस तरह के कवि थे? सूफी कवि, वेरी गुड। 12 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सूफी कवि। सूफी कवि, लगातार प्रैक्टिस करना है, आज केवल प्रैक्टिस, पूरा काव्यखंड हिला के रख देना है। जायसी के पिता का क्या नाम था? शेख मोहम्मद, शेख ममरेज, शेख परवेज या इनमें से कोई नहीं? जल्दी जल्दी फटाफट से साथियों, जायसी के पिताजी का क्या नाम था? बताओ तो सबको एकदम हिला के रख दो, पूरा हिंदी को एकदम डगमग 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 करने लगे। 13 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब शेख ममरेज, वेरी गुड, ऑप्शन बी हो जाएगा, शेख ममरेज। जायसी के पिताजी का नाम था शेख ममरेज। कर लो पूरा का पूरा रिवीजन, और नहीं जानते हो तो जान लो आज की इस कंप्लीट सेशन में पूरा का पूरा काव्यखंड। जायसी जी क्या थे? धनवान, पहलवान, फकीर, इनमें से कोई नहीं? जल्दी जल्दी, जायसी जी आखिर क्या थे? धनवान थे, पहलवान थे, फकीर थे या इनमें से कोई नहीं? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको सही जवाब बताना है, फटाफट से एकदम लगातार हम बोलते रहेंगे, लगातार बोलते रहेंगे। जायसी जी फकीर थे। क्या थे? फकीर थे। मलिक मोहम्मद जायसी जी फकीर थे, ऑप्शन सी याद करना, ऑप्शन सी फकीर थे। क्वेश्चन नंबर 15 कि आखिर जायसी जी का जो काव्य होता था उसका मुख्य रस क्या होता है? रस क्या होता है मैं पढ़ा दिया हूँ, है ना। आप चलिए बताइए फटाफट से कि जायसी के काव्य की मुख्य रस जो होता है वो क्या होता है? वात्सल्य रस, श्रृंगार रस, वीर रस या इनमें से कोई नहीं? फटाफट से, फटाफट से जल्दी जल्दी बताना है। हाँ, श्रृंगार रस। 15 का सही जवाब बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रृंगार रस। अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का। आज पूरा का पूरा काव्यखंड हिला के रख दो। जायसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? मलिक मोहम्मद जायसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? प्रेम के द्वारा, भक्ति के द्वारा, रक्त रूपी लेई के द्वारा या इनमें से कोई नहीं? बताओ सब कोई फटाफट से। चलो 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 ले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने दे। वेरी गुड, रक्त रूपी लेई द्वारा। 16 का ऑप्शन सी, 16 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है? जायसी जी के अंदर दोष था, कौन सा दोष था वो बताना है। किस दोष के होते हुए भी वो बहुत ही ज्यादा गुणवान थे, मेरिट उनके बहुत ज्यादा थी? तो बताइए, जीवा दोष, नेत्र दोष, भ्रमण दोष, श्रव्य दोष? नेत्र दोष हो जाएगा साथियों, नेत्र दोष। 17 का ऑप्शन बी हो जाएगा, नेत्र दोष। जायसी जी का नेत्र दोष था, फिर भी नेत्र दोष होते हुए भी वो इतना गुणवान है। वो बताना चाहते हैं पूरी दुनिया को कि जिसमें दोष होता है ना उसमें गुण भी ज्यादा होता है, और केवल दोष लेके बैठे हुए हैं तो धरती पे कोई नहीं पूछेगा भैया, इसलिए गुण है आपके अंदर तो एक आध दोष भी होंगे, और दोष को लेकर के कभी नकारात्मकता नहीं आनी चाहिए। दोष तो किसमें नहीं है, बहुत सारे उपमा इन्होंने दिया था। चलो 18 नंबर सवाल की बात करते हैं। जायसी का काव्य किस प्रकार का गंभीर एवं व्यापक है? जायसी का जो काव्य था वो किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? किसकी तरह? सरोवर की तरह, कुएं की तरह, समुद्र की तरह या नदी की तरह? देखिए, आप ये चैप्टर अगर पढ़े हो लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन तो आप 100% 10 अब बता सकते हो सही भैया क्या होगा सही जवाब इसका? समुद्र की भांति।
18 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है ना। इनमें से प्रेम के पीर कवि कौन है? इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है? किनको प्रेम के पीर कवि कहा जाता है? घनानंद जी तो है नहीं ऑप्शन में, 10th में घनानंद जी का भी पढ़े थे आप लोग, लेकिन यहाँ पे 12th क्लास में अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू चैप्टर पढ़ने के हिसाब से, पाठ के हिसाब से, तो जायसी जी को, नाभादास जी को, सूरदास जी को, कबीरदास जी को, इन चारों में किनको प्रेम का पीर कहा जाता है? ऑप्शन ए जायसी जी का। लगातार आप सब वेट मत करना, आंसर लगाते रहना फटाफट से। 19 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जायसी जी के गुरु का क्या नाम था? जायसी जी के गुरु का क्या नाम था? शेख मोहिदी, सैयद अशरफ जहांगीर, शेख परवेज, या ऑप्शन ए और बी दोनों? ऑप्शन ए और बी दोनों, शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर, ये दोनों उनके गुरु का नाम था। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, यानी कि दोनों सही होगा। 21 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन सी जायसी की रचना है? जायसी की रचना कौन है, हमें यह बताना है। निम्नलिखित में कौन सी जायसी की रचना है? चंपावत, होली नामा, इतरावत, या इनमें से सभी? बच्चों को समझ में आ रहा है? वाह, इनमें से सभी भी दिखाई दे रहा है ना। क्या बात है। 21 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑप्शन डी। चलो अगला क्वेश्चन, जायसी जी को क्या हुआ था? रिक्त स्थान को भर दो। चेचक, हैजा, पीलिया, कैंसर। जायसी जी को क्या हुआ था? चेचक, हैजा, पीलिया, कैंसर। जायसी जी को क्या हुआ था? चेचक, हैजा, पीलिया, कैंसर। फटाफट से बताओ सबको, जायसी जी को क्या हुआ था? चेचक, हैजा, पीलिया, कैंसर। चेचक, वेरी गुड, चेचक हुआ था। 22 का ऑप्शन ए हो जाएगा, उनको चेचक हुआ था। 23 नंबर, जायसी जी का निधन कब हुआ था? अनुमानतः एक समय बताना है कि उनका निधन, देहांत यानी कि मृत्यु कब हुआ था। 1512 अनुमानतः, या 1546 अनुमानतः, 1548 अनुमानतः, या फिर 1492? क्या होगा सही जवाब? 1548 अनुमानतः में उनका क्या, एक अनुमान लगाया गया, 1548 में जायसी जी का निधन हुआ था। ऑप्शन सी। 24 नंबर सवाल, कि पठित पाठ के आधार पर आप बताओ कि काला धब्बा का संबंध किससे है? काला दाग, काला धब्बा जो है वो किससे संबंधित है? चंद्रमा से, समुद्र से, सुमेरु पर्वत से, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी जल्दी बताइए। तो पठित पाठ के आधार पर बताना है किससे आखिर संबंध है। चंद्रमा से, बिल्कुल चंद्रमा में ही तो काला धब्बा दाग है ना। 24 का ऑप्शन ए हो जाएगा, चंद्रमा से। क्वेश्चन नंबर 25, कि सूरदास की कौन सी रचना है, ये बताना है। सूरदास की कौन सी रचना है? पुत्र वियोग, कड़बक, छप्पय, पद। सूरदास की कौन सी रचना है? पुत्र वियोग, कड़बक, छप्पय, या पद? 25 का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी, पद। सूरदास जी का पद जा। चलो 26 नंबर, सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, मातृभक्ति, देशभक्ति? क्या होगा सही जवाब? सूरदास जी की बात हो रही है। अवध में राम आए हैं, प्रभु श्री राम आए हैं। अवध में राम आए हैं, प्रभु श्री राम, हरे राम हरे राम राम राम। हाँ जी, वेरी गुड। 26 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी, कृष्ण भक्ति। 26 का बी हो जाएगा, कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति। 27, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? सूरदास जी किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है, ये बताना है। अवधी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, मैथिली? एंजॉय के साथ पढ़ाई। 27 का सही जवाब सी, ब्रज भाषा के। सूरदास जी ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। 28 नंबर, वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? वात्सल्य के अगर हिसाब से बात की जाए तो विश्व में अद्वितीय कवि कौन है वात्सल्य के लिए? कौन है? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, नाभादास? बताओ सब कोई। वेरी गुड, सूरदास जी। सूरदास जी को विश्व में अद्वितीय कवि माना जाता है वात्सल्य के हिसाब से अगर हम बात करें तो। चलो 28 का ए हो जाएगा। 29 नंबर सवाल, कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? नंद की गोद में, यशोदा की गोद में, यमुना के किनारे, कदम के पेड़ पर? कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं बताइए। पठित पाठ के आधार पर बताएंगे तो क्या हो जाएगा? 29 का ऑप्शन ए, लगातार रहना, लगातार रहना। 29 का ए हो जाएगा, नंद जी के युग गोद में बैठ करके कृष्ण जी क्या कर रहे हैं? भोजन कर रहे हैं। 30 नंबर सवाल, सूरदास किस धारा के कवि हैं? सूरदास जी किस धारा के कवि हैं? रामाश्रय, कृष्णाश्रय, सभ्य, इनमें से कोई नहीं? बताइए।
बताइए क्या होगा सही जवाब? 30 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब, वाह वाह वाह, बी कृष्णाश्रयी। सूरदास जी कृष्णाश्रयी धारा के कवि थे, कृष्ण के बहुत ही जबरदस्त झक्कास भक्त थे ये, है ना। 30 का ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया? बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलो लगातार बने रहना और प्लीज 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 लाइक भी करते रहना है। लाइक कर दो तो एक बार सबको ही। जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो पहले से जुड़े हैं वो तो ऑलरेडी मेंबर बन चुके हैं, वो सब्सक्राइब कर ही चुके हैं। थैंक यू सो मच। प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है? जो पद है सूरदास जी के द्वारा रचित, उसमें जो पहला पद है उस पद में क्या बताया गया है? कृष्ण जी को क्या बताया? रात होने की सूचना दी जाती है, दोपहर होने की, या भोर होने की, या इनमें से किसी की नहीं? 31 का सी, भोर होने की। 31 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि माता यशोदा उनको कह करके जगाती है। माता यशोदा क्या कह करके जगाती है उनको? भोर होने का कि जागिए ब्रजराज कुंवर, कवल कुसुम फुले, कुमुद वृंद संकुचित भय भृंग लता भूले, तमचुर खगरोर सुनहु, बोलत बनराई, रामवती गोखरी कनी में बछरा हित धाई, विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, सूर श्याम प्रातः उठौ अंबुज कर धारी, है ना। भोर होने की बात बताई जाती है। 31 का क्या हो जाएगा भैया? सी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन की, सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? अब बताइए कौन कवि किस काल के थे? ये तो मैं आपको बहुत ही शानदार जबरदस्त ट्रिक दे दिया हूँ, दे दिया हूँ 32 का सही जवाब बी हो जाएगा, भक्ति काल। मन से भक्ति होनी चाहिए, बताया था ना, यही ट्रिक था। 32 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भक्ति काल हो जाएगा। बात करते हैं अगला क्वेश्चन 33 नंबर का। जैसा कि आप देख रहे हो कि कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? सूरदास की रचना कौन नहीं है ये बताना है। सूरसागर, साहित्य लहरी, सुरसरावली या सतसई, है ना। तो सुरसागर भैया सूरदास जी का है, साहित्य लहरी सूरदास जी का है, लेकिन सुरसरावली भी सूरदास जी का है, बट सतसई इनका नहीं है। इसलिए पूछा जा रहा है हमसे कि कौन सी रचना सूरदास की नहीं है, तो सतसई उनकी रचना नहीं है। तो फाइनली 33 का ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया? डी हो जाएगा, डी। 34 नंबर सवाल कि सूरदास को किस चीज की भूख है? बताइए, कृष्ण के जूठन की, प्रेम की, काव्य रचना की, या इनमें से कोई नहीं? सूरदास को किस चीज की भूख है? कृष्ण के जूठन की, प्रेम की, काव्य रचना की, या इनमें से कोई नहीं? 34 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए। वो जूठन की उनको भूख है। भोजन करी नंद अचमन लीन हो, मांगत सूर जूठनिया। सूरदास जी जूठन मांग रहे हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। 34 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बात करते हैं 35 नंबर की, सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? अनुमानित जन्म तिथि इनकी क्या है? अनुमानतः सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? बताओ सब कोई, लगातार लाइव चैट में एकदम गर्दा उड़ा देना है, गर्दा गर्दा गर्दा। 1478, 35 का बी। 36 नंबर, साहित्य लहरी किन की रचना है? बताते चलो, तारों के शहर में भी चलो। साहित्य लहरी किसकी रचना है भैया? सूरदास जी की, ऑप्शन बी। पूरा का पूरा कंप्लीट काव्यखंड एक ही वीडियो में आज होने वाला, इसलिए आप सब लगातार बने रहें और जितना हो सके शेयर कीजिए। 36 का बी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन की बात करें, सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? सूरदास की रचना की जो भाषा है वो क्या है, हमें ये चीज बताना है। 37 नंबर का सही जवाब क्या होगा? ब्रज भाषा। क्या हो जाएगा? ब्रज भाषा। सूरदास की रचना की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। 37 का बी। नहीं रुकेंगे, चलते रहेंगे हम, हारेंगे नहीं, कभी जीतेंगे हम। ध्यान रखना साथियों, आज जीतना है। सूरदास के गुरु का क्या नाम था? नरहरि दास, विठल दास, वल्लभाचार्य, आनंद दास। सूरदास जी के गुरु का नाम पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। सूरदास जी के गुरु का क्या नाम था? वल्लभाचार्य, ऑप्शन सी हो जाएगा। 38 का ऑप्शन सी वल्लभाचार्य हो जाएगा। अगला बात करते हैं 39 नंबर कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? भगवान श्री कृष्ण किस कवि के लिए पूज्य थे भैया? बताइए कौन से कवि उनको पूजा करते थे, ज्यादा भक्ति था उनमें? तुलसीदास, जायसी, कबीरदास, सूरदास। आप पढ़ते हो और जानते हो कि कृष्ण के लिए भक्ति सबसे ज्यादा सूरदास जी के पास थी। ऑप्शन डी हो जाएगा था, सॉरी ऑप्शन डी, हाँ डी ही होगा। सूरदास जी जो थे वो भगवान श्री कृष्ण के परम पूज्य, मतलब पूजा करते थे। भगवान श्री कृष्ण सूरदास जी के पूज्य थे। 39 का डी होगा। 40 कन्या,
कन्या का क्या अर्थ होता है, कन्या शब्द का अर्थ क्या होता है ये बताना है, कन्या शब्द का अर्थ क्या होता है ये चीज बताना है। आपको पता है ना, कन्या वाला जो शब्द है वो आया है कि जेवत श्याम नंद की कन्या, कछुक खात कछु धरनी गिरावत छवि निरखती नंदरनिया, बरी बरा बेशन बहु भातिनी व्यंजन विविध अंगनिया। कन्या का अर्थ होता है गोद में, जेवत श्याम नंद की कन्या यानी कि नंद जी के गोद में श्याम जी बैठकर भोजन कर रहे हैं। 40 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 41 नंबर सवाल कि सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है। अगर हम सूरदास जी का जो ये पद बात करें कि इन पद में कौन सा रस है तो क्या बताओगे, क्या बताओगे? 41 का सही जवाब क्या कहोगे? वात्सल्य रस। वात्सल्य रस, रस क्या होता है मैं बता दिया हूं, अस्थाई भाव क्या होता है बता दिया हूं। 41 का बी हो जाएगा। 42 सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे। सूरदास जी किस मार्ग में दीक्षित हुए थे ये बताना है। पुष्टि मार्ग, संत मार्ग, अष्टछाप, इनमें से कोई नहीं। पुष्टि मार्ग में। किस मार्ग में? पुष्टि मार्ग में। चलिए 42 का ऑप्शन सी, याद रखना सी। 43 निम्नलिखित में कौन सा कवि अष्टछाप के नहीं है। अष्टछाप 8 कवियों का समूह हुआ करता था, तो इनमें पूछा जा रहा है कि उन 8 में इनमें कौन नहीं था। सूरदास जी, कुंभन दास जी, कृष्णदास जी या जायसी जी। तो जायसी जी अष्टछाप के कवि नहीं थे। अब कहोगे कि सर अष्टछाप के कवि कौन कौन थे, जरा बता दीजिएगा तो बेहतर होगा। एक बार मैं बताया था आपको, बताया था और फिर से बता देता हूं। सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास, गोस्वामी दास, गोविंद स्वामी, चित्त स्वामी, चतुर्भुज दास, ये 8 लोग होते हैं, ठीक है ना। और उनकी पुस्तकें भी थी अपना। तो जायसी जी अष्टछाप के कवि नहीं थे, तो 43 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। 44 नंबर सवाल की अगर बात करें कि निम्नलिखित में कौन सा जो शब्द है वो धरणी का पर्यायवाची नहीं है। धरणी का मतलब भूमि, धरती हो गया, तो पृथ्वी, धरती, भू, बट भानु तो नहीं, ये तो सूर्य का होता ना। तो धरणी का पर्यायवाची कौन नहीं है? भानु। ऑप्शन डी राइट होगा। बात करते हैं 45 नंबर, कहां पे चले, हाँ चलो। कवल का मानक रूप, 45 नंबर सवाल, कवल का मानक रूप, ओहो 46 है, चलो। कमल का मानक रूप क्या होगा? धरती श्याम कमल प्रकाश। ध्यान दो, चलो कोई बात नहीं, 46 नंबर ही है। कमल का मानक रूप क्या होगा? कमल का मतलब हो जाता है कमल, मानक रूप कमल हो जाता है। 46 का ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया? सी हो जाएगा। 46 का ऑप्शन सी। ध्यान रखिए, लगातार बने रहिए। तमचुर का अर्थ क्या है? तमचुर का अर्थ क्या है? यही जोश उमंग के साथ अंत तक वीडियो में रह करके पूरा का पूरा 1 हफ्ता का पूरा डोज आज ले लो तुम लोग। तमचुर का अर्थ हो जाता है मुर्गा। 47 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। तमचुर का मतलब मुर्गा, कुकड़ू। 47 का सही जवाब ए। 48 नंबर कहता है कि सूरदास का देहांत कब हुआ था। अब लीजिए, पूछा जा रहा है आपसे कि सूरदास जी का देहांत कब हुआ था, यानी कि मृत्यु कब हुई थी। नहीं पता है क्या आपको? 1583 में तो हुआ था, याद है ना। 48 का ऑप्शन क्या होगा? सी, 1583 में। 1583 में। 49 नंबर सवाल क्या है कि सूरदास का निधन किस गांव में हुआ था। ए भैया लीजिए, पूछा गया आपसे कि सूरदास का निधन किस गांव में हुआ था। पारसोली, सिही, रुमकता, जायस, किस गांव में हुआ था भैया? पारसोली में। पता है ना आपको? पारसोली में। कहां पे? पारसोली में ही उनका निधन हुआ था। ऑप्शन ए, याद रखो, याद रखो, याद रखो, ठीक है ना। 49 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। हो भैया, किस प्रदेश में हुआ था तुलसीदास जी का जन्म? बताइए, क्यों भागेंगे पीछे आप? बिल्कुल नहीं हटना है, जीतेंगे हम, आगे बढ़ेंगे हम। ध्यान रखना है, लगातार परिश्रम करते रहना है। हार्ड वर्क विथ स्मार्ट वर्क, ठीक है। तो तुलसीदास जी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा। 50 का ऑप्शन सी। अक्सर, अधिकतर कवि जो है उनका जन्म उत्तर प्रदेश की भूमि पर ही हुआ है। काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की? काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की? 10 वर्षों तक, 15 वर्षों तक, 20 वर्षों तक, 25 वर्षों तक? बताइए, 15 वर्षों तक, 10 वर्षों तक, 20 वर्षों तक या 25 वर्षों तक? हर हर महादेव। 15 वर्षों तक काशी में तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की रह करके वहां पे। 51 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 51 का ऑप्शन बी। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। रामचरितमानस किनकी रचना है? रामचरितमानस किनकी रचना है? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, नाभादास? बताएंगे सब कोई फटाफट से।
फटाफट से, जल्दी जल्दी। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। भक्ति चल रहा है ना, भक्ति। रामचरितमानस किनकी रचना है भैया? तुलसीदास जी की। 52 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कमाल कर देना है आज कमाल कर देना है। आप सब लगातार इसे जितना हो सके लाइक करना, शेयर करना प्लीज। तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं? राम मार्गी, कृष्ण मार्गी, प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी? बताइए। पढ़े हो चैप्टर, फिर भी गलत करोगे तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल होने वाली है, ध्यान रखना। तुलसीदास जी पठित पाठ के आधार पर बताया गया है कि पद में मैया क्या है? तुलसीदास जी है ना, मैया सीता से विनती करते हैं कि हे माता प्रभु श्री राम से मिलना जब अवसर पा करके मेरी दिनहीन दशा के बारे में बता देना, अपने इस भक्त के बारे में बता देना राम जी से। यानी कि राम मार्गी थे, वो राम मार्गी थे। 53 का ऑप्शन ए हो जाएगा, राम मार्गी। राम मार्गी क्योंकि वो माता सीता से विनती करते हैं ना, कम बहु कम अवसर पाई, मेरियो शुद्धि दायबी, कछु करुण कथा चलाई, दीन सब अंगहीन छिन्न मलिन अघी अघाई, नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई, बुझिए सोहे कौन कही भी नाम दशा जनाई, सुनहु तो सुनत राम कृपालु के मेरी बिगड़ियो बनी जाई, जानकी जग जननी जनकी किए बचन सहाई, तरे तुलसीदास भव तब नाथ गुन गुन गाई। है ना, राम मार्गी होगा 53 का ए। 54 नंबर सवाल कि दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है? निर्बल के रूप में, दाता के रूप में, भिखारी के रूप में, इनमें से कोई नहीं। दूसरा पद में कहते हैं द्वार हो भोरही को आजू, रटत रिहा आरी और न कौर ही ते काजू, कली कराल दुकाल दारुन सब कुंभाती कुसाजू, नीच जन मन ऊंच जैसी कोढ़ में की खाजू। भिखारी के रूप में आए हैं कि सुबह से ही दरवाजे पर आपके आ गया हूं प्रभु, बस भीख मांगने। बहुत बड़ा भीख नहीं मांगना, मैं तो आपकी एक भक्ति का छोटा सा टुकड़ा मांगने आया हूं। तो दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय भिखारी के रूप में दिया। 54 का ऑप्शन सी। 55 नंबर सवाल कि आखिर तुलसीदास जी को किस चीज की भूख है? यश की भूख है, भक्ति की भूख है, धन की भूख है, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा बताओ सब मेरे साथियों, प्यारे भाइयों और बहनों, गर्दा उड़ा दो शाबाश। पूरा का पूरा एकदम इसी तरह से एकदम गर्दा। देखिए आपको क्लासेस जब भी मिलता रहेगा भैया, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ध्यान रखिए नोटिफिकेशन दे दिए जाएंगे। 55 का ऑप्शन बी ना, भक्ति की उनको भूख थी, भक्ति, ऑप्शन बी। 56 नंबर सवाल कि तुलसीदास के पठित पद जो है वो किस भाषा में है? किस भाषा में है ये बताना है। 56 नंबर अवधी भाषा में, अवधी भाषा में 56 का डी। अरे राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। चलिए 56 का सही जवाब डी हो जाएगा, अवधि। 57 नंबर तुलसीदास के प्रथम पद में किसकी स्तुति है? सीता जी। 58 नंबर सवाल तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है? तुलसीदास के दोनों पद में किस रस की व्यंजना हुई है? वात्सल्य रस, भक्ति रस, रौद्र रस, श्रृंगार रस। श्रृंगार ऐसे नहीं लिखाएगा, श्रृंगार ऐसे लिखाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो तुलसीदास के दोनों पद में बात किया जा रहा है किस रस की व्यंजना है? भक्ति रस, दोनों में भक्ति रस है, ऑप्शन बी। 59 नंबर सवाल, लगातार बने रहेंगे सब कोई। तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया? प्रथम पद में वो सीता के दास होने का परिचय दिया और दूसरे पद में भिखारी होने का परिचय दिया, ऑप्शन डी हो जाएगा 59 का, ठीक है। 60 नंबर सवाल कि तुलसीदास के मित्र कौन नहीं थे? महाराजा मान सिंह, टोडरमल, सूरदास, नाभादास। कौन तुलसीदास के मित्र नहीं थे? भैया महाराज मान सिंह थे, टोडरमल भी थे, लेकिन सूरदास तुलसीदास के मित्र नहीं थे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नाभादास मित्र थे बट सूरदास नहीं थे, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट करेंगे। 61 नंबर सवाल, घबराइए नहीं, पूरा का पूरा सॉल्यूशन है आज। कौन सी रचना तुलसीदास की है? सुरसागर, विनय पत्रिका, प्रायश्चित, पद्मावत, है ना। 61 का बी, तुलसीदास की रचना विनय पत्रिका है, विनय पत्रिका, ऑप्शन बी हो जाएगा, विनय पत्रिका। 62 नंबर सवाल की बात करते हैं, कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, ये पूछा जा रहा है।
कि कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। पार्वती मंगल, बैराग्य संदीपनी, आखिरी कलाम, कवितावली। लगातार बने रहेंगे सब कोई लाइव चैट में और करते रहेंगे कमाल धमाल, ठीक है। 62 का सही जवाब क्या होने वाला साथियों, कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है ये बताना है। आखिरी कलाम इनका नहीं है, ऑप्शन सी होगा राइट। 63 नंबर है, दम तो दिखा दो आज, कितना सही करोगे आज देखते हैं हम भी तुमको, क्योंकि आपको करना है कमाल, ध्यान रखना है। रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है। देखिए रामचरितमानस की अगर हम बात करते हैं तो वो भक्ति रस है ना, भक्ति रस है उसके अंदर, क्योंकि भक्ति राम जी की पूरा का पूरा उसमें वर्णन है भक्ति भाव का, तो 63 का डी हो जाएगा। 64 नंबर सवाल, निम्नलिखित में रामचरितमानस क्या है। आखिर रामचरितमानस है क्या। गीत काव्य, गाथा, महाकाव्य, खंड काव्य। गीत काव्य, गाथा, महाकाव्य, खंड काव्य। देखिए जो भाई बहन अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं प्लीज़ भैया लाइक कर दीजिए, क्योंकि लगातार आपके लिए यहाँ से मेहनत किया जाता है और आपका एक लाइक बहुत कुछ हमें मोटिवेशन देता है। ध्यान रखिएगा, रामचरितमानस महाकाव्य है, ऑप्शन सी। 64 का ऑप्शन सी। पीडीएफ चाहिए ना इसका, पीडीएफ कंप्लीट मिल जाएगा क्लास खत्म होने के बाद। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नहीं किए हो तो टेलीग्राम इंस्टॉल करके प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना और उसमें अपना मोबाइल वगैरह नंबर डाल करके अकाउंट बना लो और फिर से उसमें साइंस संग्रह सर्च करना, कैपिटल एस लिखोगे यही लोगो आ जाएगा और फिर से कमाल धमाल ज्वाइन कर लीजिए, उसमें सारा का सारा पीडीएफ मिल जाएगा। 65 नंबर सवाल कह रहा है कि इनमें से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है। बताइए कौन सी रचना तुलसी की नहीं है। राधा स्तुति नहीं है उनकी, राधा स्तुति उनकी रचना है ही नहीं, 65 का डी। मानस की रचना का समय क्या है। मानस की रचना जो हुई थी वो संवत 1631, संवत 1631 में। ऑप्शन ए और डी देखिए दोनों सेम है, कोई बात नहीं, आंसर आपको पता होना चाहिए, संवत 1631 होगा सही। तो ए और डी यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से दोनों सही है भैया। बात करते हैं 67 नंबर सवाल, रामचरितमानस की भाषा क्या है। रामचरितमानस की भाषा क्या है। मैथिली, संस्कृत, अवधी, ब्रज भाषा। लगातार एकदम कमाल धमाल करो। तो रामचरितमानस की भाषा अवधी है। कौन सी भाषा थी, अवधी भाषा। 67 का सी। 68 नंबर, लिखते रहो अपना आंसर लाइव चैट में, किसी का चैट बंद नहीं होना चाहिए, लगातार पॉजिटिव आंसर देना है। तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे। शिक्षा गुरु नरहरि दास, रविदास, शेष सनातन, मधुसूदन सरस्वती। अगर तुलसीदास के मैं शिक्षा गुरु की बात करूं तो शेष सनातन जी जो थे वो उनके शिक्षा गुरु थे, ऑप्शन सी। शेष सनातन तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे भैया। 68 का ऑप्शन सी। काहे रे चिड़ैया, काहे चूहू चूहू कर रही है। 69, इनमें से कौन सी रचना तुलसी की है। तुलसीदास की कौन सी रचना है। लग्न पत्रिका, प्रणय पत्रिका, सीता स्वयंवर, विनय पत्रिका। बताइए कौन सी रचना तुलसी की है। लग्न पत्रिका, प्रणय पत्रिका, सीता स्वयंवर, विनय पत्रिका। तो 69 का सही जवाब डी होगा ना, क्योंकि विनय पत्रिका आप जानते हो तुलसीदास जी के द्वारा ही रचित है। बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर, तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था। एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे, बस आप हमारा दीजिए साथ, अंत तक इस वीडियो में रह करके सपोर्ट करें, फिर हम गर्दा उड़ा देंगे, आग लग जाएगा पूरा का पूरा एकदम। क्या बात है। रत्नावली नाम था तुलसीदास जी की पत्नी का, नाम था रत्नावली। 70 का सही जवाब क्या हो जाएगा भैया, बी रत्नावली। रत्नावली कौन थी, तुलसीदास की पत्नी थी। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन, तुलसीदास किस काल के कवि थे। तुलसीदास किस काल के कवि थे। आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, भक्ति काल। तो आपको मैं बता दिया हूं कि मलिक मोहम्मद जायसी से लेकर के नाबादास सब भक्ति काल। ऑप्शन डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा भैया, ऑप्शन डी। 71 का ऑप्शन डी होगा हो। और 72 नंबर सवाल, कबहुक अम्ब अवसर पाई में अम्ब संबोधन किसके लिए है। बताइए अम्ब जो है वो किनके लिए संबोधित किया गया है। सीता जी के लिए, राधा के लिए, अंजनी के लिए, इनमें से कोई नहीं। माता सीता से कबहुक अम्ब अवसर पाई। अम्ब मतलब माता, और ये माता सीता के लिए कहा गया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। घबराइए मत, कितना क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन है। आज जाना नहीं है भैया, एग्जाम में अच्छा कुछ करना है, 100 का 100 क्रॉस करो तो मजा आएगा। तो रहो अंत तक आज।
तुलसीदास का मूल नाम क्या था? बम भोला राम बोला, राम भोला हरि बोला। बताइए, तुलसीदास का मूल नाम पूछा जा रहा है कि क्या था? बम भोला राम बोला, राम भोला हरि बोला, राम बोला। सही जवाब है राम बोला। बच्चों ने बोला कि राम बोला, बच्चों ने बोला कि तुलसीदास का बचपन का मूल नाम राम बोला है। वाह वाह वाह, क्या बात है। 73 का बी होगा। करते रहिए मस्ती, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए साइंस संग्रह यूट्यूब चैनल से। तुलसीदास का जन्म किस नक्षत्र में हुआ था? कृतिका, रोहिणी, मूल नक्षत्र, मघा नक्षत्र। तुलसीदास जी का जन्म किस नक्षत्र में हुआ था हो भैया? बताइए, मस्ती के साथ पढ़ेंगे। मूल नक्षत्र में तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। 74 का सी। जानते हैं बहुत बच्चे, आए सर क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, वही कर रहे हैं जो करना चाहिए। 74 का सी होगा। हम लोग इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं। आत्माराम दुबे तुलसीदास के कौन थे? बताइए, आत्माराम दुबे तुलसीदास के क्या लगते थे? कौन थे? गुरु, मित्र, पिता, ससुर। गुरु, मित्र, पिता, ससुर। आत्माराम दुबे तुलसीदास के कौन लगते थे भैया? पिताजी। पिताजी थे ना। 75 का सी, पिता। ऑप्शन सी हो जाएगा। 76 नंबर सवाल कि रत्नावली के पिता का नाम क्या था? यानी तुलसीदास जी के ससुर जी का नाम पूछा जा रहा है, क्योंकि तुलसीदास की पत्नी थी रत्नावली और रत्नावली के पिता तुलसीदास के ससुर हुए। तो रत्नावली के पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे, दीनबंधु दास, तुलसीदास, सूरदास। अब लीजिए, अब बताइए हो, दीनबंधु दास न होगा? आत्माराम दुबे तो तुलसीदास के पिताजी थे और तुलसीदास रत्नावली के पति थे। सूरदास जी से कोई संबंध नहीं था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। दीनबंधु दास नाम था, रत्नावली के पिताजी का नाम था दीनबंधु दास। 77 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि तुलसीदास ने कहां अपने प्राण त्यागे थे? तुलसीदास ने अपना प्राण कहां पे त्यागे थे? किस घाट पे? अस्सी घाट, राम घाट, बांस घाट, इनमें से कोई नहीं। अस्सी घाट, राम घाट, बांस घाट, कोई नहीं। अस्सी घाट पे। किस घाट पे? अस्सी घाट पे। 77 का सही जवाब ए हो जाएगा। याद रखना, तुलसीदास ने अस्सी घाट पे अपने प्राण त्यागे थे। किस घाट पे? अस्सी घाट पे। 77 नंबर। घबराएंगे नहीं, अंत तक बने रहेंगे सब कोई। तुलसीदास के माता का क्या नाम था? हुलसी, चुनिया, तुलसी रामावती। हुलसी, चुनिया, तुलसी रामावती। बताइए, तुलसीदास के माता का क्या नाम था? हुलसी। वाह, क्या बात है। 78 का ए हो जाएगा सही जवाब। हुलसी नाम था। क्या नाम था? हुलसी। 79 नंबर सवाल कि तुलसीदास को श्री राम से दर्शन के समय तोता रूप कौन धारण किया था? तोता का रूप कौन धारण किया था? वो तो बजरंगबली थे, हनुमान जी थे। प्रेम से बोलिए संकट मोचन हनुमान की जय। 80 नंबर सवाल की बात करते हैं। छप्पय के रचनाकार कौन है? छप्पय, छप्पय, छप्पय के रचनाकार कौन थे? बताइए। या है नाभादास। क्या बात है, वेरी गुड। नाभादास जी छप्पय के रचनाकार। 80 का सही जवाब सी होगा। 81 नंबर सवाल तेजी से करते हैं। नाभादास किस धारा के कवि थे? निर्गुण धारा, सगुण धारा, सद्गुण उपासक, राम भक्त धारा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी होगा, सगुण उपासक राम भक्त धारा के कवि थे। 81 का ऑप्शन सी। अब तेजी से चलते हैं हो साथी, तेजी से आप लोग लगातार प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है ना। किसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास सिर झुका लेते हैं? हाँ, किसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास सिर झुका लेते हैं? किसकी कविता को सुन करके? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास की कविता को सुन करके। 82 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 83 नंबर, तेजी से करते हैं जरा, क्वेश्चन अभी काफी है। नाभादास किसके समकालीन थे? नाभादास किसके समकालीन थे? तुलसीदास के समकालीन थे नाभादास। 83 का अंत तक रहना, करते रहो प्रैक्टिस, घबराना मत। नाभादास की रचना कौन है? नाभादास की रचना छप्पय है। 84 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 84 का ऑप्शन सी। कौन सी रचना नाभादास की है पूछा जा रहा है। सुरसागर भक्तमाल बिहारी वो है, ये पूछा जा रहा है 85 नंबर सवाल में। तो भक्तमाल उनकी रचना है। नाभादास की रचना कौन थी? भक्तमाल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 86 नंबर, नाभादास का स्थायी निवास कहां था पूछा जा रहा है। नाभादास का स्थायी निवास वृंदावन, हरिद्वार, काशी, इनमें से कोई नहीं। नाभादास का स्थायी निवास पूछा जा रहा है वृंदावन, हरिद्वार, काशी, इनमें से कोई नहीं। 86 का सही जवाब क्या हो जाएगा? वृंदावन। ऑप्शन ए हो जाएगा, वृंदावन, वृंदावन, वृंदावन।
86 का सही जवाब ए वृंदावन। 87 नंबर सवाल है कि नाभादास की कविता, ध्यान रखेंगे, नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है? नाभादास जी ने जो कविता लिखा छप्पय, उनमें किन दो कवि के बारे में चर्चा किया है? जायसी एवं सूरदास की, कबीर एवं सूरदास की, सूरदास एवं तुलसीदास की, कि तुलसीदास एवं कबीरदास? तो कबीरदास की, सूरतीदास नहीं, सूरदास। 87 का सही जवाब बी होगा ना। नाभादास ने कबीर और सूरदास की लेखनी का चर्चा किया है, उनके बारे में भी कहा है। 87 का ऑप्शन बी। अब बात करते हैं 88 नंबर। कबीर किसमें भेदभाव नहीं करते हैं? हिंदू मुसलमान में वो कभी नहीं भेदभाव करते हैं, कभी नहीं। 88 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 88 का सही जवाब ए। कर लीजिए संपूर्ण रिवीजन पूरा एक ही वीडियो में। नाभादास के दीक्षा गुरु कौन है? देखिए अब पूछा जा रहा नाभादास के दीक्षा गुरु, तो स्वामी अग्रदास नाभादास के दीक्षा गुरु थे, उन्होंने दीक्षा दिया, इनको दीक्षित किया। चलिए, नाभादास के दीक्षा गुरु स्वामी अग्रदास, ध्यान रखिएगा। 89 का ऑप्शन ए। 90 नंबर सवाल कह रहा है कि छप्पय किन की पंक्ति? आप सब लाइव चैट में लगातार कमेंट करते रहो, है ना, बस आंसर बताते रहो, बेकार की बातें नहीं। ऑप्शन कौन होगा ये बताते रहो। जो लड़का मेहनत करेगा दम तन मन धन से, जो मेहनत करेगा भैया, तो यहाँ पे धन नहीं लगाना है, सिर्फ मन लगाना है। मन से, लगन से परिश्रम कीजिए, सफलता कोई नहीं रोक सकता है आपका। तो 6 पंक्तियों का छप्पय, 6 पंक्तियों का छंद होता है। छप्पय 6 पंक्तियों का छंद होता है। 90 का सी। 91 नंबर सवाल कि सूर के कवित्व को, यानी कि सूरदास के कवित्व को सुनकर सभी लोग क्या करने लगते हैं? तो भैया जो भी उनके कविता को सुनता है सूरदास जी को, वो अपना झूमने लगता है, सिर हिलाने लगता है, सिर हिलाते हैं सभी सुन करके। सूरदास के कविता को सुन करके सभी क्या करने लगते हैं? सिर हिलाने लगते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आप सब लगातार बने रहेंगे। सूर कविता सुनी कौन कवि में कौन सा अलंकार है? अलंकार सब कुछ पढ़ा दिए हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो है, देख लीजिएगा। सूर कविता सुनी कौन कवि, स ये सब है ना जी, क प्रथम वर्ण से मिल रहा है, तो ये अनुप्रास अलंकार है। 92 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 93 नंबर सवाल कह रहा है कि संपूर्ण भक्तमाल में किस छंद की व्यंजना हुई है? चौपाई का, दोहा का, छप्पय का, कवित्व का? 93 नंबर सवाल क्या कह रहा है? छप्पय हो जाएगा उसमें। संपूर्ण भक्तमाल में छप्पय छंद की रचना है, व्यंजना है, ऑप्शन सी। भक्त चरित्रों की माला भक्तमाल, भक्त चरित्रों की माला भक्तमाल। देखिए अब ये मत सोचिए कि सर हमें समय नहीं दे रहे हैं आप आंसर देने के लिए, आपको भरपूर समय है, आप पूरा का पूरा समय लीजिए, लेकिन लाइव चैट में आंसर जरूर लिखना। सब कोई लिखना, इससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, प्रैक्टिस करोगे आपका स्मरण शक्ति भी बढ़ेगा। तो भक्तमाल, भक्त चरित्रों की माला भक्तमाल, ऑप्शन सी। 95 नंबर, नाभादास किसके शिष्य थे? नाभादास किसके शिष्य थे? तो नाभादास स्वामी अग्रदास के शिष्य थे, मैं बताया था ना, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। 96 नंबर कि नाभादास किस काल के कवि थे? काल की बात आ जाए, मन से भक्ति होनी चाहिए, भक्ति काल के हो जाएंगे, बताया हूं ना। 96 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए फॉर इलाहाबाद। नाभादास किस काल के कवि थे पूछा जाएगा, क्या जवाब होगा? 96 का ए, भक्ति काल के कवि थे। 97 नंबर, कानी का अर्थ क्या होता है? कानी का अर्थ हो जाता है विश्वास। कानी का अर्थ क्या हो जाता है? विश्वास। 97 का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी। 98 नंबर सवाल है कि भक्तमाल के रचयिता कौन है? देखिए भक्तमाल के रचयिता की अगर हम बात करते हैं तो नाभादास जी थे। कौन थे? नाभादास जी। भक्तमाल का रचयिता नाभादास है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी। चलिए बात करते हैं 99 नंबर, कबीरदास किस शाखा के कवि थे? कबीरदास किस शाखा के कवि थे? तो निर्गुण शाखा के, ध्यान रखिएगा। कबीरदास की अगर हम बात करें तो कबीरदास निर्गुण शाखा के कवि थे, ऑप्शन बी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर सवाल पे हम लोग आ चुके हैं कि विमल में कौन उपसर्ग है? विमल में कौन उपसर्ग है? वी, वीम, वीम, वी हो जाएगा, हर्ष वी वाला। चलिए, विमल उपसर्ग जो किसी शब्दांश होता है और वो किसी शब्द के शुरू में आकर के, प्रारंभ में लग करके शब्द का अर्थ बदल देता है, वो उपसर्ग होता है। तो फाइनली हम लोगों ने आज अभी 100 कंप्लीट किया। अब चलते हैं फिर से आगे, लगातार महामैराथन क्लास, नहीं रुकेंगे हम, चलते रहेंगे हम, हारेंगे नहीं हम, जीतेंगे हम, ध्यान रखना। निम्न में से कौन सा शब्द रसना का पर्यायवाची शब्द है? रसना का मतलब जीवा हो जाता है।
रसना का मतलब क्या हो जाता है, जीवा, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 101 का। ये मत सोचना कि सर आज एक्सप्रेस बन चुके हैं, बिल्कुल नहीं, पैसेंजर बन के आप सबको साथ लेके चल रहे हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तुच्छ का विपरीत अर्थ है, तुच्छ मतलब छोटा और महान हो जाएगा, इसका विपरीतार्थक शब्द पूछा जा रहा है, तो तुच्छ का महान हो जाएगा, तुच्छ का क्या हो जाएगा, महान, इसलिए 102 नंबर का सही जवाब ए। लगातार आप सब कोई कमाल धमाल करते रहो, बताते रहो सही सही जवाब, ठीक है। नाभा दास का जन्म कब हुआ था, ये चीज बताना है। 103 नंबर सवाल पे हम लोग चले गए हैं। अनुमानतः 1570 में नाभादास का जन्म हुआ था, अनुमानतः 1570 में, 103 का सही जवाब ए। 104 नंबर सवाल है कि स्वामी अग्रदास किसके शिष्य थे। देखिए स्वामी अग्रदास भी किसी के शिष्य थे, तो वो थे स्वामी रामानंद जी के, स्वामी रामानंद के शिष्य थे स्वामी अग्रदास, और स्वामी अग्रदास के शिष्य थे नाभादास, ठीक है। तो स्वामी अग्रदास के शिष्य किसके शिष्य थे, स्वामी रामानंद के शिष्य थे, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। 105 नंबर की, भूषण ने कौन सी कविता लिखी है। भूषण ने तो कवित्त लिखा भैया, भूषण ने क्या लिखा है, कवित्त लिखा है, ऑप्शन सी होगा 105 नंबर सवाल का सी। 106 नंबर की, भूषण के प्रिय नायक कौन है, छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल, इन्हों के तो बारे में वृत्ता बखान किए हैं भूषण जी, छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल के, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 107 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कवित्त शीर्षक कविता के कवि कौन है। कवित्त किनके द्वारा लिखा गया है, भूषण जी के द्वारा, किसके द्वारा लिखा गया है, भूषण जी के द्वारा। 107 नंबर सवाल का ए, कहीं मत जाना, अंत तक रहना हमारे साथ। छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है, छत्रसाल की तलवार की बात हो रही है, और यहां भूषण जी ने क्या कमाल की बातें कहा था छत्रसाल के, है ना, कि लागत लपकी कंठ बैरी न के नागिनी सिरुद्र ही रिझावे दे मंडन की माल को, लाल छितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहाँ लो बखान करी तेरी करवाल को, प्रतिबट कटक कटीले के ते कटी कटी कली कसिकिले की कलेऊ देती काल को, कहते ना। तो छत्रसाल की तलवार रौद्र रूप धारण कर लिया है भैया, रौद्र रूप धारण कर लिया है। 108 नंबर का सही जवाब क्या होगा, ए हो जाएगा। 109 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भूषण ने समुद्र अग्नि से किसकी तुलना की है। भूषण जी समुद्र अग्नि, समुद्र अग्नि जैसे कहते हैं कि जिस इंद्र जिमी जंभ पर, बाड़ो जो अंब पर, रावण सदंभ पर, रघुकुल राज है, पौन बारी बाह पर, शंभुरति नाह पर, जेव शस्त्र बाहु पर, राम द्विज राज है, दावा द्रुम दंड पर, चिता मृग झुंड पर, भूषण बितुंड पर, जैसे मृग राज है, तेज तम अंश पर, कान्ह जिमी कंस पर, यो मलच वंश पर, शेर सुय राज है। तो शिवाजी की यहाँ में तुलना की गई है समुद्र अग्नि से, ऑप्शन बी हो जाएगा। लगातार बने रहो, मजा लो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो। कौन सी कृति भूषण की है, अष्टयाम शिवा बावनी साहित्य लहरी चित्ररेखा। शिवा बावनी 110 नंबर का सही जवाब हो जाएगा बी, शिवा बावनी उनके द्वारा लिखा गया जिनमें 52 मुक्तक हैं, 110 का बी हो जाएगा। करते रहिए प्रैक्टिस। कवित्त के प्रथम पद में कौन सा रस है, वीर रस, श्रृंगार रस। देखिए प्रथम में जिसमें वीरता का बखान किया गया है, वीरता का बखान किया गया है, इसलिए वीर रस हो जाएगा, वीर रस। दूसरा में पूछेगा तो रौद्र रस कहा जाएगा। यहाँ पे 111 का 111 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। 111 नंबर 111 में बोल रहा हूँ, क्या बात है। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित है। जयशंकर प्रसाद जी तो आधुनिक काल थे। मन से भक्ति होनी चाहिए। मलिक मोहम्मद जैसी से लेकर के नाभादास के जितने कवि रहे वो भक्ति काल के थे। भूषण जी रीत काल के रहे, बाकी सब आधुनिक काल के रहे। ऑप्शन डी 112 नंबर का ऑप्शन डी। 113 नंबर सवाल कर रहा है कि तुमुल कोलाहल कला में प्रसाद की, तुमुल कोलाहल कला में प्रसाद की किस रचना से ली गई है। ये किस रचना से लिया गया है, कमायनी से लिया गया है। कहां से लिया गया है, कमायनी से लिया गया है। 113 नंबर का ए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रचना प्रसाद की नहीं है। हमें ये बताना है कि कौन सी आखिर रचना जो है वो प्रसाद जी के द्वारा नहीं लिखा गया, जयशंकर प्रसाद जी का नहीं है। साकेत उनकी रचना नहीं है, बाकी के तीनों उनकी रचना है, बट साकेत उनकी रचना नहीं है। 114 का डी हो जाएगा। लगातार बने रहेंगे सब कोई। क्या कर रहे हो भैया, प्रैक्टिस कर रहे हो। अब इससे जबरदस्त क्या हो सकता है। तो प्लीज अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर देंगे जरूर। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था, पूछा जा रहा है कि जन्म इनका कब हुआ था। 1889 में हुआ था भैया, 1889 में जन्म हुआ था वो इनका। किनका, जयशंकर प्रसाद जी का।
116 नंबर सवाल कर रहा है कि जयशंकर प्रसाद कितनी वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हो गए थे? 12 वर्ष। जब वो 12 वर्ष के थे तो उनके पिताजी उनको छोड़ करके चले गए थे, वो पितृविहीन हो गए थे 12 वर्ष की अवस्था में। जयशंकर प्रसाद जी 12 वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हुए थे। 116 का बी। लगातार देखिए, हम लगातार आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, लगातार रुकते नहीं हैं। आपका भी फर्ज है इसे जितना हो सके शेयर करना साथियों, और खूब पढ़ो, पढ़ करके इतना अच्छा रिजल्ट लाओ कि हमारे राष्ट्र का नाम गौरव हो, बढ़े, आगे बढ़े, राष्ट्र का नाम भी, राज्य का नाम भी, आपके परिवार, समाज, माता पिता, हमारा सबका नाम आप बढ़ाते रहिए। कंकाल क्या है? कंकाल एक उपन्यास है। कंकाल क्या है? उपन्यास है। 117 का सही जवाब क्या होगा? सी हो जाएगा, उपन्यास। 118 नंबर सवाल कर रहा है कि प्रसाद जी का जन्म कहां पे हुआ था? लखनऊ में, पटना में, वाराणसी में, इलाहाबाद में? तो प्रसाद जी का जन्म हुआ था वाराणसी में। कहां पे हुआ था? वाराणसी में। 118 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब सी हो जाएगा। नहीं घबराएंगे, रुकेंगे नहीं, चलेंगे हम, हारेंगे नहीं, जीतेंगे हम। कामायनी प्रसाद जी की किस प्रकार की कृति है? देखिए, कामायनी जो है वो प्रबंध काव्य है। कामायनी क्या है? प्रबंध काव्य है, याद रखिएगा, प्रबंध काव्य, ऑप्शन बी। 120 नंबर सवाल, सजल जलजात में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। 120 का ये अलंकार का पूरा कंसेप्ट समझना है, सीखना है। प्लेलिस्ट में चले जाइए, 12th हिंदी ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट बना है और उसमें सारा का सारा कोर्सेस अवेलेबल है। आप उसे फ्री, सब सारा कोर्स फ्री है, देखते रहिए। कहा जा रहा है कि चातकी किसके लिए तरसती है? चातकी किसके लिए तरसेगी? उसको जल नहीं मिल पाता है तो स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद के लिए वो तरसती है कि कब स्वाति नक्षत्र आएगा कि वो पहला बूंद उसके मुंह में जाएगा। तो चातकी किसके लिए तरसती है? स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद के लिए। 121 नंबर सवाल का सही जवाब क्या होगा? बी हो जाएगा। 122 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में काव्य रचना की है? देखिए, खड़ी बोली में इन्होंने अपनी काव्य की रचना की। जयशंकर प्रसाद ने एक खड़ी बोली भाषा का प्रयोग करके काव्य रचना की है, इसलिए 122 का ऑप्शन सी। लगातार बने रहे सब कोई, लगातार बने रहे, कोई कहीं नहीं जाएगा। कि तुमुल कोलाहल कलह में कामायनी के किस सर्ग से ली गई है? निर्वेद सर्ग से। बताया हूं, निर्वेद सर्ग से। ठीक है, 123 का सी होगा। याद करते चलो। देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे? देवी प्रसाद साहू, पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम पे। देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के पिताजी लगते थे। क्या लगते थे? पिताजी, ऑप्शन सी। 125 नंबर सवाल, मैं उषासी ज्योति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार होगा, उपमा अलंकार। मैं उषासी, सी शब्द आ गया है तो उपमा हो गया। 125 का ऑप्शन सी राइट होगा। देखिए, वही जोश, वही उमंग शुरू से लेकर अभी तक है, आप भी रहना। जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति नहीं है? दिया गया जो ऑप्शन है उसमें जो महाराजा मान सिंह है, इनकी लेखनी, इनकी कृति नहीं है, बाकी सब इनके द्वारा रचित है। बट महाराजा मान सिंह जयशंकर प्रसाद की नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। 127 नंबर सवाल है, प्रसाद जी की किस कृति में आधुनिक मानव की मार्मिक समीक्षा की गई है? किसमें? देखिए, कामायनी में किया गया है। आधुनिक मानव की जो मार्मिक समीक्षा है वो किसमें की गई है? कामायनी में, ऑप्शन डी। कामायनी जो है उसी में कहा गया है, पूरा चर्चा हुआ है। 128 नंबर, इनमें कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है, ये पूछा जा रहा है। देखिए, आंसू उनकी है, इंद्रजाल उनकी है, आंधी उनकी है, बट शिवाजी का महत्व उनका नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी। और हमसे पूछा जा रहा है क्या कि कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है, तो शिवाजी का महत्व। 128 का ऑप्शन डी होगा। 129 नंबर, प्रसाद रचित महाकाव्य का क्या नाम है? प्रसाद जी के द्वारा रचित जो महाकाव्य है उसका नाम क्या है? कामायनी। कामायनी महाकाव्य है। कामायनी एक महाकाव्य है जो कि जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित किया गया है। 130, घबराइए मत, ये मत सोचिए कि सर कितना क्वेश्चन अभी बाकी है। अरे अभी तो शुरुआत हुआ है भैया। पढ़ने वाले बच्चे ये नहीं, जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करो उतना ही आपकी बहुत सारी क्षमता बढ़ती है, क्वेश्चन सही करने की एक्यूरेसी, स्मरण शक्ति, सब कुछ बढ़ता है। वाह, कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है, इसमें भी पूछा जा रहा है। सूर सागर इनकी नहीं है, ये तो सूरदास जी का है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। 138 की बात करते हैं कि जयशंकर प्रसाद और शंभू रतन एक दूसरे के क्या लगते थे। देखिए, जयशंकर प्रसाद के बड़े भाई का नाम था शंभू रतन,
जयशंकर प्रसाद लेखक थे, इनके बड़े भाई का नाम था शंभू रतन, और ये दोनों आपस में क्या लगेंगे भैया, भाई भाई, ऑप्शन ए। 132, मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है, मन की चंचलता आ जाती है इसलिए मनुष्य का शरीर क्या हो जाता है, थक जाता है। तो मन की चंचलता के कारण, मन की चंचलता के कारण मनुष्य का शरीर जो है वो थक जाता है। 132 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 133, हृदय की बात कौन है, हृदय की बात कौन है, ये बात यहां से पूछा जा रहा है। देखिए हृदय की बात कौन है, तुमुल कोलाहल कला में मैं हृदय की बात रे मन, विकल होकर नित्य चंचल खोजती जब नींद के पल। देखिए हृदय की बात श्रद्धा है, श्रद्धा, ऑप्शन बी। 133 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 134, मनु की संतानें क्या कहलाती है, मनु की संतानें तो मनुष्य कहलाती है, मनु की संतानें ही क्या कहलाती है, मनुष्य, मनुष्य, मनु की संतान मनुष्य होती है, ऑप्शन बी। ये सब कुछ पढ़ाया गया है। 1 शॉर्ट रिवीजन, मलय की बात कौन है, श्रद्धा है, श्रद्धा है, श्रद्धा। चेतना थक सी रही तब मैं वलय की, मलय की बात रे मन, चीर विषाद विलीन मन की, इस व्यथा के तिमिर वन की, मैं उषासी ज्योति रेखा कुसुम विकसित प्रात रे मन। तो यहां पे मलय की बात श्रद्धा अपने आप को कहती है, ठीक है, ऑप्शन बी। लगातार करते रहो प्रैक्टिस। देखो हम अभी तक आपके साथ हैं, हम नहीं थके, आपको भी नहीं थकना है भैया। निर्धर का अर्थ क्या हो जाता है, बादल, निर्धर का मतलब हो जाता है बादल, क्या हो जाएगा, बादल। 136 का ए। 137 नंबर सवाल की दिन का विशेषण क्या होगा, दैनिक होगा, दिन का विशेषण दैनिक, न में हर्ष ई होना चाहिए, तो ऑप्शन सी। 138 नंबर, पुत्र वियोग शीर्षक किनकी रचना है, पुत्र वियोग की बात हो रही है, पुत्र वियोग किनकी रचना है बताना है, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 138 का ऑप्शन बी सही है। सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों कहती है, क्योंकि उसका पुत्र मर गया है, पुत्र असामयिक निधन हो गया है उनका पुत्र का, उनके बेटे का। पुत्र के वियोग के कारण, पुत्र के वियोग में वो स्वयं को असहाय कहती है, उनका कोई सहारा नहीं रहा, ये कह रही है वो, ऑप्शन बी हो जाएगा। 140 सवाल कर रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवयित्री मानी जाती है, राष्ट्रीय भावधारा की, राष्ट्रीय भावधारा की वो कवयित्री मानी जाती है, ठीक है ना, राष्ट्रीय भावधारा की, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 148, सरोज स्मृति किनकी रचना है, बहुत बच्चे सोचेंगे सुभद्रा कुमारी का, नहीं नहीं, सरोज स्मृति जो है वो निराला जी की रचना है, किनकी रचना है, निराला जी की, ऑप्शन बी राइट होगा। 142, करते रहो लगातार प्रैक्टिस। इस कविता में कवयित्री का खिलौना क्या है भैया, इस कविता में कवयित्री का खिलौना क्या है, उनका पुत्र, उनका पति, उनकी बेटी, उनके पिता, नहीं, कवि के खिलौना, सॉरी, कवयित्री का जो खिलौना है उनका बेटा है, उनका पुत्र है जो कि मर चुका है, ऑप्शन ए। 142 का ऑप्शन ए, निधन हो गया है उसका। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ पे हुआ था, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था, ऑप्शन बी, ध्यान रखिएगा, ए फॉर इलाहाबाद, लेकिन यहाँ पे तो बी सही होगा ना। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ पे हुआ था, इलाहाबाद में। 143 का ऑप्शन बी राइट है। 144 नंबर सवाल, सुभद्रा कुमारी चौहान की बेटी का क्या नाम था, सुधा चौहान नाम था, क्या नाम था, सुधा, सु से सुभद्रा, सु से सुधा, ध्यान रखना, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 144 का सही जवाब ए होगा। सुभद्रा कुमारी चौहान की बेटी का क्या नाम था, सुधा चौहान, जो कि यही सुधा चौहान ने, यही बेटी ने अपने माँ के लिए पूरी की पूरी जीवन रचना कर दी। सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम था, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम था ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी। 145 का बी। क्वेश्चन नंबर 146 है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की इसमें कौन सी कृति है, पद्मावती, काठ का सपना, सभा के खेल, इरावती। सभा के खेल उन्हीं के द्वारा लिखा गया है, उनकी कृति है सुभद्रा कुमारी चौहान का, इसलिए 146 का सही जवाब सी हो जाएगा, सभा के खेल। 147, गुलामी की जो नशा है वो किनकी रचना है, देखिए गुलामी की जो नशा है वो रचना किया गया है ठाकुर लक्ष्मण सिंह के द्वारा, ठाकुर लक्ष्मण सिंह के द्वारा ही किया गया। यहां पे कंफ्यूज मत रहिएगा, पाठ्य पुस्तक उठा करके देखिए, उसमें पूरा लिखा है स्तर। 147 का सी, ठाकुर लक्ष्मण सिंह।
148 भारतीय डाक तार विभाग ने सुभद्रा कुमारी चौहान के सम्मान में क्या जारी किया था? डाक टिकट जारी किया था। भारतीय डाक तार विभाग ने क्या कर सकता है? डाक तार विभाग तो डाक टिकट ही जारी करेगा ना, सुभद्रा कुमारी चौहान के सम्मान के लिए, उनकी इज्जत के लिए डाक टिकट। 149 देखिए, डाक टिकट की अगर बात करते हैं तो 6 अगस्त 1976 को सुभद्रा कुमारी चौहान के सम्मान में डाक टिकट जारी किया गया था। पर कितने पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था? तो 25 पैसा का। कितने पैसा का? 25 पैसा का डाक टिकट जारी किया गया था 6 अगस्त 1976 को। कब? 6 अगस्त 1976 को डाक तार विभाग ने, भारतीय डाक तार विभाग ने किया था सुभद्रा कुमारी चौहान के सम्मान में। यहां पे ऑप्शन ए होगा। 150 कुली प्रथा किनकी कृति है? कुली प्रथा भी रचना जो है वो ठाकुर लक्ष्मण सिंह की है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। 150 का भी ए हो जाएगा। 150 क्वेश्चन हम लोग कर लिए, मत जाना कहीं, बस कर ही लेना है कंप्लीट। किस प्रसिद्ध स्कूल में कवयित्री महादेवी वर्मा सुभद्रा कुमारी चौहान की सहपाठिनी थी? पठित पाठ के आधार पर बताइएगा, पठित पाठ के आधार पर। तो क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद में महादेवी वर्मा जो थी वो सुभद्रा कुमारी चौहान की सहपाठिन थी, साथ में पढ़ती थी। तो 151 का ऑप्शन ए होगा। 152 नंबर सवाल कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी अधूरी पढ़ाई को अधूरी छोड़ करके किसमें भूमिका निभाने चली गई थी? असहयोग आंदोलन में। किस आंदोलन में? असहयोग आंदोलन में साथियों। सबको अंत तक जरूर रहना। 152 का सही जवाब डी हो जाएगा। 153 कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान को किस पार्टी का एमएलए चुना गया था? कांग्रेस पार्टी का इनको एमएलए चुना गया था। कांग्रेस पार्टी का एमएलए चुना गया था। बी हो जाएगा सही जवाब। 153 का बी। 154 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा संग्रह सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित है? मुकुल। मुकुल इनके द्वारा रचित है, सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। तो 154 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 155 कर रहा है काव्यांश में कवित्री ने अपने असामयिक मृत पुत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग नहीं किया है? किस शब्द का प्रयोग नहीं किया है ये बताना है। देखिए, छौना का प्रयोग हुआ है, खिलौना का प्रयोग हुआ है, खोया धन का प्रयोग हुआ है, लेकिन अनमोल रतन का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसलिए 155 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 156 क्या कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 को हुआ था। 16 अगस्त 1904 को हुआ था। ऑप्शन ए। सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में देखिए, अगला क्वेश्चन है कि कवयित्री के किसके लिए पत्थर को अपना देवता मानकर पूजा की थी? सुभद्रा कुमारी चौहान पत्थर को भी देव बनाया। किनके लिए? किनके लिए हो बताइए? बताइए फटाफट से। थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरिया गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंखों में रात बिताई, जिसके लिए भूल अपना अपन पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। पत्थर को भी देव बनाया था अपने पुत्र के लिए। 157 का डी हो जाएगा। बात करते हैं 158 नंबर की। कवयित्री का जीवन सुना सुना क्यों हो गया था? आखिर सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन सुना सुना इसलिए हो गया था क्योंकि उनका पुत्र का असमय पर निधन हो गया है, उनका पुत्र असमय मर गया है। 158 का सही जवाब ए हो जाएगा साथियों। लगातार लगातार वही जोश वही उमंग हमारे पास अभी है और आपके पास भी होना चाहिए। देखिए, भारतीय डाक तार विभाग ने 25 पैसे का डाक टिकट उनके नाम जारी किया था सम्मान में। कब किया था? तो 6 अगस्त 1976 को। मैं बताया ना। तो 159 का ऑप्शन ए। 160 की सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम था? देखिए, पिता की बात हो रही तो पिता का नाम था उनका ठाकुर रामनाथ सिंह। क्या नाम था? ठाकुर रामनाथ सिंह। इसलिए 160 का ऑप्शन बी होगा। करते रहो प्रैक्टिस। 167 की बात करते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी कौन लिखा है? उनकी बेटी लिखी है, सुधा चौहान ने लिखा है। एक माता की पूरी जीवनी लिखी है उनकी बेटी सुधा चौहान ने। ऑप्शन ए हो जाएगा। मिला तेज से तेज, मिला तेज से तेज उसी में लिखा गया है। ठीक है ना। चलो अगला 162। देखो, आ गया वही क्वेश्चन कि सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी किस पुस्तक में लिखा गया है? तो मिला तेज से तेज में लिखा गया, ये पुस्तक का नाम है। और लिखा कौन है? इनकी बेटी सुधा चौहान। तो 162 का ऑप्शन बी हो जाएगा।
163 की बात करते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु कब हुई थी? सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु कब हुई थी? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु हुई थी 15 फरवरी 1948 को, 15 फरवरी 1948 को कार एक्सीडेंट में। 163 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 164 सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु हुई थी किसमें? रेल दुर्घटना में, प्लेन दुर्घटना में, कार दुर्घटना में कि बस दुर्घटना में? तो रेल दुर्घटना में हुई थी ना, कि प्लेन दुर्घटना में हुई थी, कि कार दुर्घटना में, कि बस में, कार में, प्लेन में, रेल में? कार दुर्घटना भैया, मैं बताया ना कार एक्सीडेंट हुआ था। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी। व्याकरण की दृष्टि से अपनापन शब्द क्या है? चलो, तो अपनापन जो है ये भाववाचक है। 165 का ऑप्शन डी, रिफ्रेशमेंट भी जरूरी था। पत्थर शब्द, पत्थर शब्द की बात करने चलते हैं तो ये तद्भव होता है। पत्थर शब्द तत्सम तद्भव कैसे पहचानोगे? बता चुका हूं, ट्रिक, भवकाल। तो 166 का ऑप्शन सी होगा। 167 की बात करते हैं, रात दिन में कौन सा समास है? रात दिन, जबरदस्त जोड़ी, द्वंद्व लगा देंगे, द्वंद्व समास हो जाएगा 167 का ए। करते रहिए लगातार प्रैक्टिस, घबराएंगे नहीं, पीडीएफ भी देंगे क्लास खत्म होने के बाद, आप लोग बस प्रैक्टिस करते रहो लाइव चैट में। 168 का कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म हुआ था कब और कहां पे हुआ था? तो शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911 देहरादून उत्तराखंड में हुआ था। देहरादून उत्तराखंड, ऑप्शन सी। 169 कि शमशेर बहादुर सिंह के पिताजी का क्या नाम था? तारिफ सिंह। शमशेर बहादुर सिंह के पिताजी का क्या नाम था? तारिफ सिंह। 169 का ऑप्शन ए सही है। 170 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, हिंदी साहित्य में कवियों के कवि किनको कहा जाता है? कवियों के कवि कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह को। शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। 170 का ऑप्शन बी राइट है। 171 उषा का जादू कब टूटता है? उषा का जादू जो है ये कब टूटता है, ये चीज बताना है। तो उषा का जादू जब सूर्य उदय हो जाता है तो टूट जाता है। 171 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 172 कि शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या है? शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम था धर्म देवी। क्या नाम था? धर्म देवी। ऑप्शन ए हो जाएगा। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम था धर्म देवी। 173 कि शमशेर बहादुर सिंह ने निम्नलिखित में से किस स्थान से बीए किया? देखिए, उन्होंने बीए किया था इलाहाबाद से। कहां से किया था? इलाहाबाद से। 173 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला 174 की बात करते हैं, उषा कविता में प्रातः काल को किसके समान बताया गया है? प्रातः काल को नीले शंख के समान कहा गया है, नीले शंख के समान। 174 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला बात करते हैं 175 की, दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? दूसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ था 1951 में। 1951 में हुआ था, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? देखिए, उषा की अगर हम बात करते हैं तो शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा ये लिखा गया है। तो 176 का ऑप्शन बी शमशेर बहादुर सिंह। 177 सुकून की तलाश आखिर क्या है? तो सुकून की जो तलाश है वो एक गजल है। क्या है? गजल है। सुकून की तलाश गजल है। 177 का ऑप्शन सी होगा। 178 की बात करते हैं, रचना की दृष्टि से स्लेट शब्द जो है वो क्या है? तो स्लेट जो शब्द है वो विदेशी शब्द है, विदेशज है, विदेशी शब्द हो जाएगा, ऑप्शन डी। 179 कि जादू टूटना मुहावरा का अर्थ क्या है? इस काव्य में, कविता के अंदर जादू टूटना का अर्थ क्या है? प्रभाव समाप्त हो जाना। उषा का प्रभाव था, लेकिन जैसे ही सूर्योदय हुआ उसका जादू टूट गया, यानी कि उसका प्रभाव समाप्त हो गया उषा का। तो 179 का ऑप्शन सी। 180 नंबर क्वेश्चन है कि शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा आखिर कब की? 1978 में उन्होंने सोवियत रूस की यात्रा की थी। 180 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 1978 में, ऑप्शन बी हो जाएगा। 181 कि गौर शब्द का विलोम क्या होगा? तो गौर मतलब गोरा, तो श्याम मतलब सांवला, ऑप्शन डी हो जाएगा। 181 का ऑप्शन डी। 182 नंबर सवाल कह रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस सप्तक से आनी शुरू हो गई थी? तो इनकी जो रचना है वो दूसरे सप्तक से आना शुरू हो गया था। ठीक है ना? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, दूसरे सप्तक से।
183 नंबर, शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोश का संपादन किया? उर्दू हिंदी कोश का उन्होंने संपादन किया था। उर्दू हिंदी, कौन सा भाषा याद रखिएगा? उर्दू हिंदी कोश का संपादन शमशेर बहादुर सिंह ने किया। और 183 का ऑप्शन सी। 184 नंबर, कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है? काल तुझसे है होड़ मेरी, काल तुझसे है होड़ मेरी, ये कृति शमशेर बहादुर सिंह की है। ऑप्शन सी। 185 नंबर सवाल कह रहा है, देखिए वही जोश है, हमारे साथ अंत तक रहिएगा, बहुत कुछ सीख के आप जाने वाले हैं। लगातार एक हफ्ता का डोज आपसे मैं दे रहा हूं। शमशेर बहादुर सिंह का संबंध किस विश्वविद्यालय से रहा है? विक्रम विश्वविद्यालय से रहा है। 185 का ऑप्शन ए, विक्रम विश्वविद्यालय से रहा है उनका संबंध। 186, देह शब्द का समान अर्थी शब्द क्या है? शरीर। देह मतलब शरीर, समान अर्थ बताना है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला 187 कह रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह निम्नलिखित में से किस साहित्यकार के समकालीन थे? शमशेर बहादुर सिंह नागार्जुन के, अज्ञेय जी भी थे, बट यहां पे तो अज्ञेय है ही नहीं ऑप्शन में, तो नागार्जुन के थे। 187 का डी, शमशेर बहादुर सिंह नागार्जुन के समकालीन कवि थे। ऑप्शन डी। 188 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? शमशेर बहादुर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो 1977 में मिला था। 1977 में उनको पुरस्कार दिया गया था साहित्य अकादमी वाला। ठीक है, 188 का ऑप्शन ए। लगातार सब कोई रहो, जो पाएगा, जो मेहनत यहाँ पे करेगा वही कुछ पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा। लेखक के भाई कौन थे? लेखक शमशेर बहादुर सिंह के भाई का नाम था तेज बहादुर सिंह। ऑप्शन सी, शमशेर बहादुर सिंह, तो यहाँ पे तेज बहादुर सिंह। 189 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 190 नंबर क्वेश्चन करे कि लेखक की माताजी का क्या नाम था? प्रभुदेई। लेखक की माताजी शमशेर बहादुर सिंह के माताजी का नाम था प्रभुदेई। 190 का ऑप्शन ए है। 191 नंबर सवाल की शमशेर बहादुर सिंह के काव्य की जो भाषा है वो क्या है? शमशेर बहादुर सिंह के काव्य की भाषा खड़ी बोली है। क्या है? खड़ी बोली। ऑप्शन ए। 199 का ऑप्शन ए। 192, लेखक को कबीर सम्मान कब दिया गया था? लेखक को कबीर सम्मान 1989 में दिया गया था। 1989 में लेखक को कबीर सम्मान दिया गया था। 192 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 193 नंबर की गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब और कहां पे हुआ था? तो 13 नवंबर 1917 ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था उनका। ऑप्शन ए राइट है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। करते रहो लगातार प्रैक्टिस। 194 नंबर सवाल की मुक्तिबोध ने नागपुर से निकलने वाले किस पत्र का संपादन किया था? नया खून का। किस खून का? नया खून पत्रिका एक थी, उसका संपादन गजानन माधव मुक्तिबोध ने किया था। तो 194 का बी। 195, निम्नलिखित में से किस विद्यालय से मुक्तिबोध ने एमए किया था? एमए की बात आ गई, नागपुर विश्वविद्यालय। कहां से उन्होंने एमए किया था मुक्तिबोध जी ने? नागपुर विश्वविद्यालय से। ऑप्शन सी हो जाएगा। 196 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुक्तिबोध ने नागपुर के प्रकाशन तथा सूचना विभाग में किस रूप में नौकरी की? पत्रकार के रूप में। किस रूप में? पत्रकार के रूप में उन्होंने वहां पे नौकरी की थी। 196 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 197, उद्दीपित शब्द का संधि विच्छेद उत धन दीपित। ऑप्शन ए है, उत धन दीपित उद्दीपित। 198, चोर शब्द की प्रकृति क्या होगी? चोर शब्द जो है वो तद्भव है। क्या है? तद्भव है। ऑप्शन डी। 199 कह रहा है कि जन जन का चेहरा एक कविता में किस नदी का नाम नहीं आया है? यमुना नदी का नाम नहीं आया जन जन का चेहरा एक में। गंगा नदी, नील नदी, अमेजन नदी का चर्चा हुआ है, पर यमुना नदी का चर्चा नहीं हुआ है, तो बी हो जाएगा। 199 का बी। 200 नंबर क्वेश्चन, मुक्तिबोध के कविता संग्रह का नाम क्या है? चांद का मुंह टेढ़ा है। चांद का मुंह टेढ़ा है, मुक्तिबोध जी के कविता संग्रह का नाम है चांद का मुंह टेढ़ा है। 200 नंबर जो क्वेश्चन है ऑप्शन डी। देखिए आज हम लोग कमाल कर दिए, 200 क्वेश्चन कर दिए। कितना क्वेश्चन कर दिए? 200। फिर अभी चलते हैं, पूरा चैप्टर खत्म कर देना है। 201 नंबर सवाल है कि शोषक शब्द का विपरीत क्या होगा? पोषक। शोषक का हो जाता है पोषक। विपरीतार्थक शब्द बताना है। 201 नंबर सवाल हो जाएगा बी। ऑप्शन उसका सही है।
202 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कवियों में मुक्तिबोध के समकालीन कौन नहीं है। मुक्तिबोध के समकालीन कौन नहीं है, तो जयशंकर प्रसाद जी उनके समकालीन नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 203 नंबर सवाल कर रहा है कि जन जन का चेहरा एक कविता में जन जन किनके लिए प्रयुक्त हुआ है। जन जन जो शब्द है वो किसके लिए, तो दुनिया के अनेक देशों की जनता के लिए हुआ है, पूरा दुनिया की जनता के लिए, ऑप्शन सी। 204 नंबर सवाल कि मुक्तिबोध ने कब से दिग्विजय महाविद्यालय में प्राध्यापक पद पर काम करना शुरू किया था। सन 1958 से। 1958 से उन्होंने दिग्विजय महाविद्यालय में प्राध्यापक पद पर काम करना शुरू किया था, तो 204 का ऑप्शन डी। 205 नंबर सवाल निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुक्तिबोध की नहीं है। कौन सी रचना जो है वो मुक्तिबोध की नहीं है, ये बताना है। तो लोग भूल गए हैं, ये मुक्तिबोध की नहीं है, 205 का ऑप्शन ए सही होगा। 206 नंबर सवाल जन जन का चेहरा एक कविता में चित्र प्रयुक्त किया गया है, कैसा चित्र। कैसा चित्र, तो मानवीयोचित अधिकारों के लिए कर्मरत जनता, अपने अपने अधिकारों के लिए काम कर रही जनता का चित्र यहाँ पे वर्णन किया गया है, प्रस्तुत किया गया है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 207 नंबर सवाल नया खून का संपादन कब हुआ था। नया खून का संपादन 1956 में हुआ था। 1956 में हुआ था, 1956 में हुआ था नया खून का संपादन। 207 नंबर सवाल का ऑप्शन ए। 208 नंबर सवाल कह रहा है कि गजानन माधव मुक्तिबोध का विवाह किससे हुआ था। देखिए मुक्तिबोध जी का विवाह जो है वो शांता जी से हुआ था, प्रेम विवाह हुआ था, प्रेम विवाह। 208 नंबर का ऑप्शन ए शांता जी से। क्वेश्चन नंबर 209 मुक्तिबोध तार सप्तक के कौन से कवि थे, पहले कवि थे। मुक्तिबोध तार सप्तक के पहले कवि थे, पहले कवि थे, ऑप्शन ए सही है। 210 नंबर सवाल मुक्तिबोध को उनके घर में किस नाम से पुकारा जाता था। मुक्तिबोध को उनके घर में बाबू साहब के नाम से पुकारा जाता था। किस नाम से, बाबू साहब के नाम से पुकारा जाता था, ऑप्शन सी सही होगा। 211 नंबर सवाल कि नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है। मुक्तिबोध जी है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है, मुक्तिबोध जी, ए सही होगा। 212 नंबर सवाल मुक्तिबोध जी का जन्म समय क्या था। रात को 2 बजे गजानन माधव मुक्तिबोध जी का जन्म हुआ था, तो मुक्तिबोध जी का जन्म समय क्या था, रात 2 बजे, याद रखिएगा रात 2 बजे इनका जन्म हुआ था। 212 नंबर। 213 नंबर सवाल मुक्तिबोध की समस्त रचनाएं मुक्तिबोध रचनावली नाम से कितने खंडों में है। 6 खंडों में प्रकाशित हुई है। मुक्तिबोध रचनावली जो है वो 6 खंडों में प्रकाशित हुई है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 213। 213 नंबर सवाल हाँ, लगातार बैठे बैठे थोड़ा सा एंजॉय कर लिया जाए। एक गाना बनता है ना, कौन सा गाना चले, देशभक्ति। ओ तुझे, देशभक्ति नहीं, थोड़ा सा तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। चलो चलो चलो, बस जल्दी से फटाफट से, पानी वगैरह पीना है तो पी लो। हो गया। चलो फिर से बढ़ते हैं आगे की तरफ। नो रेस्ट, कोई रेस्ट नहीं करना है, चलते रहना है। कवि ने सितारा किसे क्या है कहा है। देश की जनता को उन्होंने सितारा कह करके संबोधित किया है। मुक्तिबोध जी ने सितारा किसको कहा, देश की जनता को। 214 नंबर सवाल का ऑप्शन बी हो जाएगा। बहती बहाती में कौन अलंकार है। अनुप्रास। बहती बहाती, ब ब ह त त, प्रथम प्रथम वर्ण, मध्य मध्य वर्ण, अंत्य अंत वर्ण, तो ये पूरा का पूरा मैच कर रहा है, तो 215 नंबर सवाल ए हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। 216 नंबर सवाल है कि कौन सी कृति मुक्तिबोध की नहीं है, ये बताना है। तो चंद्रगुप्त उनकी रचना कृति नहीं है, चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी हो जाएगा। 217 नंबर गहरी काली छाया प्रसार कर में गहरी काली जो शब्द है ये क्या है। देखिए गहरी और काली है, तो ये विशेषता बताई जा रही है, विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशेषण, ऑप्शन ए। 218 नंबर मुक्तिबोध के माताजी का क्या नाम था। मुक्तिबोध जी के माताजी का नाम था पार्वती बाई, पार्वती बाई नाम था। 218 नंबर का ऑप्शन ए, पार्वती बाई। मुक्तिबोध जी के माता का नाम क्या था, पार्वती बाई, पार्वती बाई। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 219 नंबर सवाल कि कितनी उम्र में कवि ने मास्टरी की नौकरी शुरू की।
कवि कितने उम्र में मास्टरी की नौकरी शुरू की थी? 219 का सही जवाब बी, 20 वर्ष। कवि जब 20 वर्ष की उम्र में थे तो 20 वर्ष की उम्र में उन्होंने मास्टरी की नौकरी शुरू कर दी, तो 219 नंबर का सही जवाब बी हो जाएगा। 220 नंबर सवाल की बात करते हैं, निम्न में से कौन ज्वाला का पर्यायवाची शब्द नहीं है? साथियों क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ज्वाला का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? आतप। आतप धूप का होता है, किसका होता है? धूप का। तो ये ज्वाला का पर्यायवाची शब्द नहीं है, 220 नंबर का सही जवाब डी हो जाएगा। 221 नंबर कह रहा है, मुक्तिबोध जी के पिताजी का क्या नाम था? मुक्तिबोध जी के पिताजी का क्या नाम था ये बताना है। माधव राज मुक्तिबोध, माधव राज मुक्तिबोध। 221 नंबर का सही जवाब बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 222 नंबर कि मुक्तिबोध रचनावली को किस प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित किया गया था? राजकमल प्रकाशन के द्वारा। राजकमल प्रकाशन के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। किसको? मुक्तिबोध रचनावली को, वो भी 6 खंडों में। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका। 223 नंबर सवाल कि रघुवीर सहाय का जन्म कब और कहां पे हुआ था? रघुवीर सहाय का जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1929 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में। रघुवीर सहाय का जन्म 9 दिसंबर 1929 को हुआ था लखनऊ के उत्तर प्रदेश में। तो 223 नंबर का सही जवाब ए हो जाएगा। 224 नंबर, रघुवीर सहाय ने किस कविता केंद्र की स्थापना की? तो रघुवीर सहाय ने कौमुदी कविता केंद्र की स्थापना की थी, कौमुदी कविता केंद्र। तो 224 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 225 नंबर सवाल है कि रघुवीर सहाय नई दिल्ली से निकलने वाले किस अखबार के संवाददाता रहे? नवभारत टाइम्स के थे। नवभारत टाइम्स जो अखबार निकलता था नई दिल्ली से, उसकी ये संवाददाता रहे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 225 का। 226 नंबर सवाल कर रहा है कि रघुवीर सहाय को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, लेकिन किस रचना के लिए? तो लोग भूल गए हैं। लोग भूल गए हैं एक उनकी रचना थी, उनकी कृति थी, और इसी के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 226 का। 227 नंबर सवाल क्या है? रघुवीर सहाय ने किस विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर यानी कि एमए किया था? रघुवीर सहाय ने लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से एमए किया था। कहां से? लखनऊ विश्वविद्यालय, यानी कि 227 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 228 नंबर सवाल कर रहा है कि रघुवीर सहाय ने कौमुदी नामक केंद्र की स्थापना और संचालन किया, किस लिए किया था? अपनी और समकालीन कविता के वाचन के लिए उन्होंने इसका ऐसा कौमुदी नामक केंद्र की स्थापना की और संचालन की। 228 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 229 नंबर, रघुवीर सहाय किस सप्तक में एक कवि के रूप में शामिल हुए थे? तो ये हुए थे दूसरा सप्तक में। किस सप्तक में? दूसरा सप्तक में एक कवि के रूप में इन्होंने शामिल हुआ था। सब ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी दूसरा। 230 नंबर सवाल है कि रघुवीर सहाय 20वीं सदी के उत्तरार्ध के एक प्रमुख एवं महत्वपूर्ण कवि तथा क्या? कवि के साथ साथ इन्होंने क्या? पत्रकार भी थे। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में एक कवि भी रहे और पत्रकार भी रहे। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 230 का। 231 नंबर सवाल कि रघुवीर सहाय ने दिनमान समाचार साप्ताहिक में 1979 से 1982 तक प्रधान संपादक रहे। क्या रहे? प्रधान संपादक। 231 का सी हो जाएगा। 232 नंबर सवाल कि कौन कौन है वह जनगण मन अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या ये क्वेश्चन है? किस प्रकार का वाक्य? प्रश्नवाचक। कौन कौन है वह जनगण मन? कौन कौन, यानी कि प्रश्न पूछा जा रहा है। 232 का ए सही जवाब है। 233 नंबर सवाल, उत्पत्ति के आधार पर बताइए कि हरचरना शब्द किस तरह का शब्द है? हरचरना तद्भव शब्द होता है। हरचरना जो है वो तद्भव शब्द है। 233 का ऑप्शन बी सही होगा। 234 नंबर सवाल के रघुवीर सहाय जो रचित कविता अधिनायक है वो किस प्रकार की कविता है? तो ये हास्य रहित व्यंग कविता है। कोई हंसी नहीं है और कटाक्ष है, व्यंग है। ठीक है ना? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 235 नंबर क्वेश्चन, डरा हुआ मन बेमन जिसका काव्यांश में डरा हुआ जो है वो क्या है? डरा हुआ जो शब्द है वो क्या है? विशेषण है, विशेषता बताया जा रहा है। चलो जी एकदम बने रहना है, अंत तक रहना है। 235 नंबर हो गया। अगला करते हैं 236 नंबर सवाल कि अधिनायक कविता रघुवीर सहाय के किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया है। 236 का ऑप्शन ए आत्महत्या का विरुद्ध, आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया
237 नंबर, करते रहो लगातार प्रैक्टिस सब कोई। रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? 1984 में दिया गया था। 1984 में रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। 237 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 238 नंबर की बात करते हैं। रघुवीर सहाय के पिताजी का क्या नाम था? रघुवीर सहाय के पिताजी का नाम था हरदेव सहाय। क्या नाम था? हरदेव सहाय। ऑप्शन ए हो जाएगा, हरदेव सहाय। 239 नंबर, कविता में जिस हरचरना की बात कही गई है वो क्या है? तो वो आम जनता का प्रतिनिधि है। हरचरना कौन है? आम जनता का प्रतिनिधि है। ऑप्शन सी। 239 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी होगा। 240 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हरचरना कविता में निहितार्थ ध्वनि क्या है? हरचरना कविता में अगर हम बात करें तो सत्ताधारी वर्ग की अधिनायक बनने की इच्छा यहाँ पे बताया गया है। सत्ताधारी जो वर्ग है, जो सत्ता पे बैठे हुए, वो अधिनायक बनने की प्रचंड लालसा रखते हैं, यही ध्वनि है उसमें। 240 का ऑप्शन बी। 241 नंबर, सिंहासन शब्द में कौन सा संधि विच्छेद होगा? सिंहासन का, सिंहासन का संधि विच्छेद सिंह धन आसन, सिंह धन आसन सिंहासन हो जाएगा, यही सिंहासन का संधि विच्छेद है। 241 का बी। 242 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, पठित पाठ के आधार पर बताइए कि मखमल का वस्त्र कौन धारण किया है? मखमल का वस्त्र तो वही सत्ता वर्ग का अधिनायक धारण किया है। सत्ता वर्ग का अधिनायक जो है बैठा हुआ है, वही मखमल का वस्त्र धारण किया है। ऑप्शन ए। 243 नंबर क्वेश्चन, अधिनायक में कौन सा उपसर्ग है? अधिनायक में अधि उपसर्ग है। क्या है भैया? अधि उपसर्ग है। 243 का ऑप्शन ए सही होगा। 244 नंबर, रघुवीर सहाय किस काल के कवि थे? रघुवीर सहाय आधुनिक काल के कवि थे। किस काल के थे? आधुनिक काल के कवि थे। ए हो जाएगा। 245 नंबर, दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है? दिल्ली मेरा प्रदेश जो है, दिल्ली मेरा प्रदेश, ध्यान रखना भैया, दिल्ली मेरा प्रदेश यह एक निबंध है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला 246 नंबर, कौन सी कृति रघुवीर सहाय की है? ये पूछा जा रहा है, कौन सी कृति रघुवीर सहाय की है? सीढ़ियों पर धूप में ये रघुवीर सहाय की है। ऑप्शन डी। 247, हरदेव सहाय क्या थे? रघुवीर सहाय के पिताजी हरदेव सहाय थे, लेकिन क्या थे? तो वो शिक्षक थे। क्या थे? शिक्षक। 247 का ए हो जाएगा। 248, रघुवीर सहाय व्यंग, कटाक्ष, घृणा और क्रोध का बहुत उपयोग करते हैं, जिनका उद्देश्य क्या होता है? कि अर्थपूर्ण एक नई सामाजिकता बने। हम व्यंग कर रहे हैं, कटाक्ष दे रहे हैं, वो किसके लिए? अर्थपूर्ण नई सामाजिकता हो, एक ऐसी सामाजिकता है जिसका कोई अर्थ जरूर निकलता हो, जिसमें मानवता हो। ठीक है ना? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 249, सुथन्ना किस प्रकार का शब्द है? सुथन्ना जो है वो एक तद्भव शब्द है। सुथन्ना जो है वो तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव। ऑप्शन बी। 250, विनोद कुमार का जन्म कब हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म हुआ था आपका 1 जनवरी 1937 में। ऑप्शन बी हो जाएगा। 1 जनवरी 1937 को उनका जन्म हुआ था। 251 नंबर सवाल कहता है कि विनोद कुमार शुक्ल के किस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे हैं? विनोद कुमार शुक्ल जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। 252 नंबर सवाल कह रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? तो निवास स्थान इनका रायपुर छत्तीसगढ़ में है। रायपुर छत्तीसगढ़। ऑप्शन सी। 253, विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ में कब से कब तक अतिथि साहित्यकार रहे हैं? देखिए, ये जून 1994 से जून 1996 तक वहां पे जाकर के इन्होंने साहित्यकार रहा, अतिथि साहित्यकार। ऑप्शन ए हो जाएगा। 253। 254 नंबर सवाल कि प्यारे नन्हे बेटे को नामक जो रचना है वो किससे लिया गया है? तो वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। यह एक कृति है, यह एक रचना है, इसी से लिया गया है प्यारे नन्हे बेटे को। तो यहाँ पे 254 का ऑप्शन डी। 255 नंबर, मेहनत कश आदमी और औरत को कवि ने किस रूप में देखा है? लोहा के रूप में कहते हैं। जो मेहनत करता हुआ आदमी है, वो चाहे वो औरत है, वो एक लोहा की तरह होते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा साथियों। 246, पिताजी बिटिया को क्या करते हैं? सिखलाते हैं। पिताजी बिटिया को सिखलाते हैं और माता बिटिया को क्या करती है? समझाती है। ठीक है ना? तो 257 पे चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा सम्मान विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया था? सब दिया गया था। वो चाहे रघुवीर सहाय हो, दयावती मोदी हो, साहित्य अकादमी, सब दिया गया था।
257 का ऑप्शन डी। 258 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखित है, लिखा गया है उनके द्वारा? तो नौकर की कमीज उनके द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 259 नंबर, प्यारे नन्हे बेटे को, ये जो चैप्टर है इस नामक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है? भिलाई छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। भिलाई का जगह का चर्चा भी हुआ है। 260 मेहनत कश शब्द का विलोम क्या होगा? मेहनत कश मेहनत करने वाला है, जो कर रहा है लगातार मेहनत करता हुआ, और उसका विलोम क्या हो जाएगा? आलसी। आलसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आलसी। तो 260 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 261 नंबर सवाल की नौकर की कमीज क्या है? नौकर की कमीज उपन्यास है। 261 का सही जवाब हो जाएगा बी, उपन्यास है। क्या है? उपन्यास। 262 नंबर सवाल, विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ में जून 1994 से 1996 तक किस पद पर रहे? अतिथि साहित्यकार के पद पे। ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हुआ था, अतिथि साहित्यकार के पद पे। 263 नंबर, विनोद कुमार शुक्ल की जो रचना है महाविद्यालय, वो किस विधा से संबंधित है? बताइए किस विधा का संग्रह है, ये बताना है। तो वो कहानी संग्रह है। क्या है? महाविद्यालय कहानी संग्रह है। 263 का सही जवाब सी होगा। 264 नंबर, पत्नी बिटिया को क्या करती है? पत्नी बिटिया को समझाती है। पिता बिटिया को सिखलाते हैं, जबकि पत्नी बिटिया को क्या कर रही है? समझाती है, ऑप्शन बी। 265 नंबर सवाल की प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? लोहा कर्म का प्रतीक है। लोहा किसका प्रतीक है? कर्म का, ऑप्शन सी। 266 नंबर कि कौन सा उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा हुआ है? तो नौकर की कमीज, ऑप्शन ए हो जाएगा। 267 नंबर, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहे के बारे में क्या पता चलता है? यही कि लोहा कदम कदम पर और हर एक गृहस्थी में सर्वव्याप्त है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इसमें। 268 नंबर, जान जाए वह पक्ति में निम्नलिखित में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास हो जाएगा। जा जा जान जाए, तो अनुप्रास ऑप्शन बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। 269 नंबर सवाल कि सांकल शब्द का तत्सम रूप निम्नलिखित में कौन है? श्रृंखला। सांकल शब्द का अर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा? तत्सम रूप पूछा जा रहा है ना, तत्सम रूप श्रृंखला हो जाएगा। 269 का बी हो जाएगा। 270 नंबर सवाल कर रहा है, विनोद कुमार शुक्ल को रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार कब दिया गया था? 1992 में दिया गया था। 1992 में रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया था। 271 नंबर सवाल की प्यारी बिटिया में बिटिया शब्द व्याकरण दृष्टि से क्या है? विशेष्य है। विशेष्य है, सी। 272 नंबर, विनोद कुमार शुक्ल के समूचे साहित्य की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में कौन सी है? तो ये रोजमर्रा के समान व्यवहारित तथा घिसे पीटे शब्दों का प्रयोग, ऑप्शन ए। घिसे पीटे शब्दों का प्रयोग करके ये पूरा काव्य को समझा देते हैं। पूरा समुच्चय में ये बहुत ही साधारण शब्द ही इस्तेमाल करते हैं। 273, खिला दरवाजे में धंसा हुआ है, इसमें जो खिला शब्द है वो क्या है? तो जो खिला शब्द है वो देशज शब्द है। देशज शब्द है। 273 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। अगला बात करते हैं 274 नंबर, कुआं शब्द क्या है? कुआं तद्भव हो जाएगा। कुआं क्या है? तद्भव है। चंद्रबिंदु देखिए, तद्भव लगाइए। 275, विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी कब दिया गया था? 1998 में। 1999 में। 1999 में, ऑप्शन सी हो जाएगा 275 का। 276 नंबर क्वेश्चन, हरकत शब्द की प्रकृति क्या है? हरकत शब्द की अगर हम बात करते हैं तो ये वर्ण संकर है। वर्ण संकर है, हिंदी प्लस फारसी है इसमें, इसलिए वर्ण संकर है, डी हो जाएगा। अगला 277 नंबर सवाल, अशोक वाजपेयी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कब और कहाँ पे हुआ था? अशोक वाजपेयी जी का जन्म 16 जनवरी 1941 को दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला बात करते हैं 278 नंबर का, हार जीत नामक कविता किस कविता संग्रह में संकलित है? तो हार जीत नामक जो कविता है कहीं नहीं वहीं से लिया गया है, कहीं नहीं वही। 279 नंबर सवाल, अशोक वाजपेयी ने किस विश्वविद्यालय से बीए किए? अशोक वाजपेयी ने सागर विश्वविद्यालय से बीए किए, सागर विश्वविद्यालय, ऑप्शन ए। 280, अशोक वाजपेयी ने एमए कहाँ से किया? सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से, ऑप्शन ए हो जाएगा।
281 नंबर सवाल, अशोक वाजपेयी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? अशोक वाजपेयी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1994 में दिया गया था। 282 नंबर, साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको किस रचना के लिए दिया गया था? तो कहीं नहीं वही जो रचना थी इनके लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 283 नंबर सवाल, अशोक वाजपेयी निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं? तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के वो कुलपति रह चुके हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा 283 नंबर का। 284 नंबर सवाल, अशोक वाजपेयी के माताजी का क्या नाम था? अशोक वाजपेयी के माताजी का नाम था निर्मला देवी। क्या नाम था? निर्मला देवी। ऑप्शन बी सही होगा। 285 नंबर सवाल कह रहा है कि अशोक वाजपेयी ने सेंट स्टीफेंस कॉलेज से किस भाषा में एमए किया? अंग्रेजी भाषा में। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में उन्होंने एमए किया था। 286 नंबर सवाल, अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ था? अशोक वाजपेयी का मूल निवास सागर मध्य प्रदेश में था। ऑप्शन सी। चलिए 287 नंबर सवाल, घबराएंगे नहीं, अशोक वाजपेयी की रचना का गल्प निम्नलिखित में से किस तरह का है? तो आलोचनात्मक है। आलोचना है, आलोचनात्मक है। 287 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बात करते हैं 288 नंबर का, गद्य कविता का लेखन कितने वर्ष पहले शुरू हुआ था? गद्य कविता का लेखन अगर हम बात करें तो आज से देखिए ऑप्शन के हिसाब से करीब 15 से 20 वर्ष पहले। 15 से 20 वर्ष पहले। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 289 नंबर की बात करते हैं कि हार जीत जो गद्य कविता है वो मूल संवेदना क्या है उसके अंदर? वास्तविकता जो है उसको बेपर्दा कर देना है, वही उसका मूल संवेदना है। ऑप्शन बी। 290 नंबर सवाल कह रहा है कि अशोक वाजपेयी की लगभग कितनी मौलिक तथा संपादित रचना प्रकाशित हो चुकी है? 3 दर्जन। कितनी? 3 दर्जन साथियों, लगभग 3 दर्जन। ऑप्शन सी हो जाएगा। 290 नंबर का सही जवाब क्या होगा? सी हो जाएगा। 291 नंबर सवाल, सड़क किस उद्देश्य से सींचे जा रहे हैं? सड़क किस उद्देश्य से सींचे जा रहे हैं? तो सड़क विजयी शासक तथा सेना पर धूल न पड़े इसलिए उसकी साफ सफाई की जा रही है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 292 नंबर सवाल, किनकी सूची अप्रकाशित है? शहीदों की सूची अभी तक नहीं जारी की गई है पठित पाठ के आधार पर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 293 नंबर सवाल, किसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था? किसकी बात पर? बूढ़ा मशक वाले की बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। बूढ़ा मशक वाले जो सच बताता था उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। 293 का बी। 294 नंबर सवाल की छंद मुक्त जो कविता होती है उसको हम क्या कहते हैं? गद्य कविता कहते हैं। छंद मुक्त कविता को हम क्या कहते हैं? गद्य कविता कहते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। 295 नंबर, नागरिकों को व्यस्त होने का कारण क्या है? क्योंकि विजयी रथ, सेना और शासक का स्वागत करना है, सब स्वागत की तैयारी में लगे हैं इसलिए सब के सब व्यस्त है। ऑप्शन बी। 296 नंबर, अप्रकाशित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय मतलब कि अंतिम शब्द। अप्रकाशित त। ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी। 297 नंबर सवाल कि कौन शत्रु का पर्यायवाची शब्द नहीं है? करी शत्रु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा। 298 नंबर, किसी के पास पूछने का अवकाश नहीं है, इसमें कौन सा शब्द सर्वनाम है? देखिए किसी जो है इस पूरे पंक्ति में किसी जो है सर्वनाम है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 299, रोशनी शब्द क्या है? रोशनी विदेशी शब्द है। रोशनी क्या है? विदेशी शब्द है। और फाइनली लास्ट क्वेश्चन आज का रहेगा, खेत रहने वालों का अर्थ क्या है? युद्ध में मारे गए लोग को हम कहते हैं खेत रहने वाले लोग। 300 का ऑप्शन बी। तो आज कंप्लीटली हम लोग पूरा का पूरा काव्यखंड कंप्लीट किए। 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। प्लीज आप सभी से इतना शेयर कर दो कि हर स्टूडेंट के साथ पास पहुंच जाए ये वीडियो और सबको इसका लाभ मिले, बेनिफिट मिले। पीडीएफ इसका मैं टेलीग्राम में थोड़ी देर के बाद डाल देता हूं, आप वहां से पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिए। पीडीएफ के लिए आपको प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करना होगा, कोई पैसा चार्ज नहीं लगेगा, फ्री में पीडीएफ अवेलेबल है, आप आसानी से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और साथियों आपसे एक बात कहता हूं, अच्छा लगा होगा, अगर लगा होगा दिल से आपको कि हाँ सर ने मेहनत किया, ये मेहनत रंग जरूर लाएगी आपके लिए, आप भी मेहनत करो और प्लीज आप इसे जरूर शेयर कीजिएगा, जितना से ज्यादा हो एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। और प्लीज अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और चैनल पे जो पहले से मेंबर्स हैं उसको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आशीर्वाद, शुभाशीष। और जो नए स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं उनको भैया
प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और जितना से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। और लास्टली एक बात कहूँगा, कमेंट करना ना भूलें। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का ये एफर्ट कैसा रहा, ये क्लास कैसा रहा। शुरू से अंत तक एक ही जोश, एक ही एनर्जी के साथ। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज पूरा का पूरा ऐसे कंप्लीट। इसी तरह से हम आपको कोर्सेज, शादी तक थोड़ा सा डिस्टरबेंस है, आप लोग जानते हैं कि शादी का माहौल है तो घर में कितना सारा वर्क रहता है, काम रहता है, ये सारा कुछ, तो इसलिए थोड़ा सा, लेकिन बीच बीच में जैसे पॉसिबल होगा, जैसे हमारे पास समय मिलता रहेगा, थोड़ा देर का क्लासेज या ज़्यादा देर का कुछ ना कुछ आपको मिलता ही रहेगा। थैंक यू सो मच। चलो बाय बाय, गुड नाइट।